जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। हवाएं जो है वो 1 नॉट की रफ्तार से चलेंगी। सूरज आंखें दिखाएगा लेकिन गर्मी उस तरह से नहीं बरसेगी जिस तरह से गुज़श्ता दिनों में शहर फैसलाबाद के अंदर बरसती हुई नजर आती है। और आहिस्ता आहिस्ता मौसम करवट लेता हुआ नजर आ रहा है और उम्मीद की जा रही है कि मौसम जैसे ही चेंज होगा, सर्द हवाएं फैसलाबाद शहर के अंदर दाखिल होंगी, दर्जा हरारत में खासी कमी आएगी। लेकिन इसके साथ साथ स्मोक का जो है वो भी खतरा शहर के अंदर बढ़ता चला जा रहा है। गुज़श्ता साल की तरह कहा जा रहा है कि अगर इस दफा भी स्मोक हुई तो इससे बहुत सारे मसाइल जन्म ले सकते हैं। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि कोरोना की वजह से जहां नुकसान हुए वहां बहुत सारे फायदे भी हुए। एनवायरमेंटल पोल्यूशन में काफी हद तक कमी हो चुकी थी और कोरोना में क्योंकि लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन की वजह से गाड़ियों का धुआं या इसके साथ साथ ओजोन डिप्लेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड की एमिशन जो है वो काफी हद तक फिजा के अंदर कम रही और कम रहने की वजह से इस दफा माहिरीन का यह कहना है कि स्मोक उस तरह से नहीं होगी जिस तरह गुज़श्ता साल हुई। लेकिन पोल्यूशन के बढ़ते हुए पता ही नहीं चलता। लॉकडाउन तो खुल चुका है इसलिए गाड़ियां रमा दमा है सड़कों पे, ये कहना नामुमकिन हो सकता है कि इस दफा स्मोक होगी या नहीं, ये तो आने वाले दिनों के अंदर ही पता चलेगा। जनाब, शहर फैसलाबाद में इंक्रोचमेंट के हवाले से एक्शन जो है वो जारी सारी है और गुज़श्ता दिनों के अंदर बहुत सारी चीजें इंक्रोचमेंट को देखते हुए एसी सिटी और डीसी फैसलाबाद, कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से एक्शन लिया गया और गुलाम अहमदाबाद के अंदर दर्जनों मकान जो है वो गिराए गए। इसके अलावा ग्रीन बेल्ट्स जो हैं वो वगजार करवाई गई और जितने भी ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर चीज़ें बनी हुई थी, चाहे वो सर्विस स्टेशन थे, शॉप्स थी, सबको गिरा दिया गया और सरकारी अराजी को बाजियाब जो है वो लोगों से करवाया गया। तो इसी तरह अगर यही ध्यान राजबा रोड पे और घंटाघर के 8 बाजारों के अंदर जो ठोस इंक्रोचमेंट के अलावा बाकी इंक्रोचमेंट है उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए तो शहर फैसलाबाद का चेहरा निखर सकता है। कमालिया के हवाले से अब बात कर लेते हैं, पीर महल के हवाले से भी बात कर लेते हैं। जनाब, वहां पे सीवरेज के मसाइल बहुत है, रोड टूट फूट का शिकार हैं। बस सर्विस जो है उसके लिए बस स्टैंड होना लाजमी है लेकिन वहां पे बस स्टैंड ही मौजूद नहीं। वन वे रोड ना होने की वजह से बहुत सारे मेन रोड पे हादसा जो हैं वो पेश आते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो अवाम को बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी उनसे कि जैसे ही वजूद के अंदर आएंगे, जिस तरह से हरे बाग दिखाए थे उसी तरह से काम भी किया जाएगा। लेकिन हकीकत इससे बरक्स नजर आती है। बहुत सारे अच्छे काम भी किए, जैसे अगर कोविड की बात की जाए तो कोरोना वायरस में लॉकडाउन जिस तरह से करवाया गया और फिर स्मार्ट लॉकडाउन की तजावीज़ जो इनकी तरफ से दी गई बहुत बेहतर थी। लेकिन जहां तरक्याती काम के हवाले से गुफ्तगू की जाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी हद तक पीछे नजर आती है। तो आज इसलिए हमने खास दावत दे रखी है। हमारे साथ रियाज फतेहाना साहब मौजूद हैं जो कि एमएनए है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और उनके साथ साथ वकार गुमन मौजूद हैं जो कि टोबा से ब्यूरो चीफ हैं हमारे। तो आप दोनों को जनाब वेलकम करते हैं शो के अंदर। पहले मैं चाहूंगा फतेहाना साहब की तरफ चलूं। मसाइल बहुत ज्यादा हैं फतेहाना साहब आपके हल्के के और सीवरेज के मसाइल खासतौर से इलाकों में भी जो नदी नालों का मंजलगी मोहल्ले, तो कहना है कि 2 वक्त की रोटी खाना भी अजाब हो जाता है समटाइम। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, तरक्याती काम उस तरह से क्यों नहीं किए जा रहे जैसे गुज़श्ता गवर्नमेंट्स के अंदर? मैं गवर्नमेंट्स को गुज़श्ता को क्रेडिट नहीं यहां पे देना चाहूंगा, लेकिन जब मुआवजा किया जाता है तो लोगों का यह कहना है कि बेहतर जो है वो पिछली गवर्नमेंट्स ही नजर आती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा जबरदस्त विजन लेके आई थी, वो विजन क्लियर होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्या कहेंगे? हनान साहब, मैं इत्फाक करता हूं आपकी बात से कि कमालिया में सीवरेज के बड़े गंभीर मसाइल हैं, इसमें 2 राय नहीं है। इसकी वजह यह है कि पिछली हुकूमत में उन्होंने इंतहाई छोटा 9 इंच का पाइप डाला जो कि घर के लिए होता है, पूरी गली गली डाल दिया। उस पर इतराज़ भी किया गया तो कि मिस मैनेजमेंट थी और मिस प्लानिंग थी जिसकी वजह से पूरा सिस्टम चोक हुआ पड़ा है कमालिया में। इसके लिए वर्ल्ड बैंक से एक स्पेशल मनसूबा मंजूर करवाया गया है, इसके तहत सारा सीवरेज सिस्टम रिप्लेस कर रहे हैं। दूसरा, जहाँ तक आपने कहा कि पिछली हुकूमतों ने भी उन्होंने 31,000 अरब रुपए का कर्जा छोड़ा है पाकिस्तान पे और बैंकों से कर्जा लेकर नालियां सोलंग लगाया है जो भरना अब आवाम को पड़ रहा है। हर बच्चा 2-3 लाख रुपए का मकरूज है। पाकिस्तान के सारे सरकारी असासे फलज हो चुके हैं, रहन रखे गए हैं। तीसरा ये कि हमारी हुकूमत कम तर वसाइल के बावजूद, देखिए पहले तो खजाना खाली मिला, 40 अरब डॉलर की इंपोर्ट थी, 18 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी, 22 अरब डॉलर का खसारा था, उसको हमने बराबर किया, बजट डेफिसिट कम किया, खजाना खाली था उसको भरने की कोशिश की। पाकिस्तान को जितने फंड दस्तयाब होते हैं थ्रू टैक्सेशन, 22 करोड़ में 23 लाख लोग सिर्फ पाकिस्तान में टैक्स पे करते हैं, बाकी टैक्स पे ही नहीं करते और हम डिमांड करते हैं कि हमें फुल सहूलतें दी जाएं। और दूसरा ये कि आप देखें कि ओवरऑल जो सिचुएशन है
फिर भी बेहतर हो रही है पाकिस्तान में। और एक तो खजाना खाली था, ऊपर से कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हो गया, उससे मीशत और नीचे, दुनिया की मीशतें बैठ गई हैं, पाकिस्तान की मीशत भी उससे मुतासर हुई है। लेकिन इसके बावजूद देखें, 2.25 करोड़ खानदानों को 12,000 रुपया बगैर किसी तरजीही सलूक के, मुखालफों को भी दिया गया पैसा खामोशी से, उनकी इज्जत नफ्स मजरू किए बगैर। यहाँ पे 1/3 आबादी को इंसाफ हेल्थ कार्ड के जरिए 7,20,000 की इंश्योरेंस गारंटी रियासत की तरफ दी गई हर घर को, 1/3। नंबर 3, 100 अरब रुपए का कर्जा नौजवानों को इंतहाई कम मार्कअप 5-6% पे दिया गया ताकि लोग बेरोजगारी से बाहर आ सकें। 50 अरब रुपया यूटिलिटी स्टोर्स को दिया गया ताकि महंगाई का प्रेशर कम किया जा सके। ये बहुत बड़े मामलात हैं और पाकिस्तान में पहली मरतबा रियासत मदीना के तहत इस्लामी फलाही रियासत बनाने की ठोस मनसूबाबंदी एहसास प्रोग्राम के तहत की जा रही है। सर, यहाँ पे जब आपने रियासत मदीना की बात की तो मुझे थोड़ी सी स्माइल मेरे फेस पे आ गई। चले, मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। आप सही तरह कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी तरह से तर्जमानी कर रही है जिस तरह से रियासत मदीना हो पाकिस्तान के अंदर, उसी तरह से लागू की गई है रियासत। जी, हम कोशिश कर रहे हैं। देखें ना, कोई जी काम हो ना, रियासत मदीना भी एक रात में नहीं बनी थी, और अकरम ने बड़ी लंबी फाइट लड़ी थी उसमें। इसलिए हम तो उनके पैरोकार हैं। पहली मरतबा आपको पता ही, अक़वाम मुत्तहिदा में जिस तरह नामूस रिसालत पे हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने बात की, आज तक किसी ने की ही नहीं है। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद मौजूदा हुकूमत ने डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू किया है, बिजली फराम की जा रही है, तकरीबन 100 से ज़्यादा आबादियों को बिजली फराम की जा रही है। सड़कों की हालत, इंतहाई सड़कें टूटी हुई थी, हमने सड़कें बहुत बेहतर कर दी हैं और बाकी अगले 2 सालों में 100% सड़कें मुकम्मल हो जाएंगी। नालियाँ, सोलिंग, सेवरेज, बिजली, गैस की गलियाँ मिसिंग, उनमें गैस पाइपलाइन। तो सबसे बड़ी बात जो है, हम एक नया मनसूबा ला रहे हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ सड़क जाएगी, एक्सप्रेस हाईवे, और वो तकरीबन 200 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है जो साहिवाल, हड़प्पा, कमालिया, पीरमल, शोरकोट, कैंट, गढ़ महाराजा, लिया, तौंसा से होती हुई डेरा इस्माइल खान, और आगे वहाँ सी पैक नॉर्दर्न रूट आ जाएगा डेरा इस्माइल खान से कोयटा वाया योब। तो कोयटा से साहिवाल हम लिंक कर रहे हैं बरास्ता मेरे हल्के इंतखाब से, और इससे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगी और 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे कारपेट रोड होगी। ये बहुत बड़ा तोहफा हमारी हुकूमत देने जा रही है पूरे पसमानदा अजला को। और इसके साथ हम हर सतह पे कोशिश कर रहे हैं कि हम इम्प्रूवमेंट करें सिचुएशन को। अभी हम यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 2 यूनिवर्सिटी कैंपस कमालिया और पीरमल में, ताकि बच्चों को, हम ह्यूमन डेवलपमेंट पे यकीन रखते हैं। साबका हुकूमतें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे यकीन रखती थी, हम इंसानों की तरक्की करना चाहते हैं थ्रू एजुकेशन, थ्रू हेल्थ सेक्टर। पहली मरतबा हमने अपनी मदद आपके तहत कार्डियक सेंटर बनाया है, 5 बेड का CCU अपनी मदद आपके तहत। हमने 4 मशीन के साथ डायलिसिस सेंटर बनाया है अपनी मदद आपके तहत। कोई गवर्नमेंट से हमने इमदाद नहीं दी और वो सैकड़ों मरीज की ज़िंदगी उनकी बच गई है। हम तो अपनी मदद आपके तहत भी काम कर रहे हैं। और साथ साथ ये है कि लोगों को इंसाफ दिलवाने के लिए लोगों को ईजी अप्रोच है हमारी। हर वक्त हर शख्स हमें जिस वक्त चाहे मिल सकता है। अभी कल मेरा पब्लिक डीलिंग डे था, मैं हफ्ता इतवार सोमवार 3 हल्के में लगाता हूँ। हफ्ता पीरमल में, इतवार मुतफरिक और सोमवार जो है कमालिया। कल मैं 9:30 बैठा हूँ, शाम 6 बजे उठा हूँ, नॉन स्टॉप, उसमें कोई खाने की ब्रेक भी नहीं होती। तो सैकड़ों लोग आते हैं, उनको ईजी अप्रोच होते हैं और उनके मसाइल हल करते हैं। 100% कभी मसाइल हल नहीं होते, लेकिन अगर हम 70% भी मसाइल हल कर जाएँ, क्योंकि हमारे इदारे कमज़ोर हैं। अगर हमारे इदारे मजबूत हों तो हमें ज़रूरत ही ना पड़े सिफारिश करने की, लोगों को कहने की। हर इदारा खुद लोगों को इंसाफ दे। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, अदारे मजबूत नहीं हैं, लेकिन उन अदारों को मजबूत करना भी गवर्नमेंट का काम हम इसलिए कोशिश कर रहे हैं, हम इंस्टीट्यूशन को मजबूत कर रहे हैं। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 है, वो पीस, जस्टिस और स्ट्रेंथन ऑफ इंस्टीट्यूशन है। और मैं चूंकि पाकिस्तान में इसका कन्वीनर भी हूँ, नेशनल पार्लियामेंट्री टास्क फोर्स ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, पीस तभी होगा, अमन तभी होगा जब इंसाफ होगा। बिल्कुल, वरना लोग अपने हाथ में इंसाफ ले लेते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं पुलिस में, अदालतों में, हर जगह पे इंसाफ लोगों को मिले, लोगों को इज्जत एहतराम दिया जाए, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी को इंश्योर किया जाए। और ख़ास तौर पर हमारे इदारे जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर रिश्वत सिफारिश से पाक करके अपने पाँव पे खड़ा किया जाए। यानी थाना कल्चर को खत्म किया जाए। तो वकार घुमन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। वकार साहब, कहा जा रहा है कि वहां पे पिछली गवर्नमेंट पे डाल दिया गया कि पाइपलाइन जो है वो 9 इंच की डाल दी गई, जिसकी वजह से मोहल्ले का लोड ज्यादा है। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता है आबादी भी तो बढ़ती है। हो सकता है 5 साल पहले जो पाइपलाइन डाली गई हो तब आबादी उतनी हो जिस हिसाब से उसको डाला गया हो, लेकिन
वक्त के साथ साथ चीजों को बदलना भी चाहिए, तब्दील भी करना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान में असल में ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग कोई नहीं, यहाँ पे हर बंदा इलेक्शन टू इलेक्शन चलता है, वो काम करवाता है, उसने पता है कि ये 2-4 साल बाद खराब होगा, इसी बेस पे मैंने दोबारा फिर वोट मांगने हैं, अगली दफ़ा आके वो दोबारा बनवा देगा। लेकिन कोई भी बंदा 10, 15, 20 साल की प्लानिंग करके नहीं चलता। ये हकीकत है कि हमारे यहाँ जितने भी डेवलपमेंट काम होते हैं, गली मोहल्ले बनते हैं, बाज़ औक़ात तो 5-6 माह बाद ही वो टूटना शुरू हो जाते हैं, इतनी लो क्वालिटी होती है। और आज तक इन लोगों का जो थर्ड पार्टी ऑडिट होता है, जो कि मैंडेटरी होता है किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, वो कभी नहीं हुआ और कभी किसी ठेकेदार को आज तक इस पर सज़ा नहीं मिली कि उसने इतना लो क्वालिटी जो ये काम क्यों किया है। तो इस पर भी ज़रूरत है कि जो लोग काम करके जाते हैं उसका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, जो इनको वर्क ऑर्डर मिलता है उसके मुताबिक काम होता भी है या नहीं, और ये एक हकीकत है। अक्सर बल्कि जो तरक्याती मंसूबे हैं उसमें जो चीज़ें पास होती हैं, जो उसमें लिखा होता है उस पर काम नहीं होता। अगर आपने वहाँ पे कोई जो 4 फीट का अगर उस पर पाइप डालना है तो ठेकेदार से जो आधा है वो डाल के चला जाएगा, क्योंकि बाकी लोगों को, आम लोगों को पता ही नहीं कि हमारे पास जो इसका ठेका हुआ है, जो इसका वर्क ऑर्डर है, जो भी बना है वो इसके मुताबिक काम हो भी रहा है या नहीं। वकार 2 साल हो गए इनको एमएनए बने, तो 2 साल के अंदर वहां पे जिस तरह से इंतजामात किए जा रहे हैं, जो मसाइल उठ रहे हैं, आप इनसे मुतमिन हैं कि अपने तमाम तर वसाइल को बुए कार लाते हुए वहां पे काम कर रहे हैं? तो फतेहाना साहब की ये क्वालिटी है कि अपने हल्के में अवेलेबल रहते हैं और इनकी अक्सर मैं मीटिंग्स को अटेंड भी किया है। और रिसेंटली इनकी एक डेवलपमेंट मीटिंग थी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मीटिंग, इसमें उन्होंने कहा कि अगर जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो काम अप टू स्टैंडर्ड नहीं कर रहे, उनके खिलाफ उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए। ये काम तो करवा रहे हैं और वहाँ पे अब इनके हल्के में काम भी हो रहे हैं। अब देखते हैं वो 1-2 साल बाद किस स्टैंडर्ड के हैं, वो बरकरार रहते हैं या नहीं। डेवलपमेंट काम इनके हल्के में हो रहे हैं, लेकिन बात फिर भी वही है कि मसाइल इतने ज़्यादा हैं, उतने इनके पास शायद फंड्स नहीं है या वसाइल नहीं है, वो ख़त्म नहीं हो रहे। तो लोगों के अभी भी शिकायत बरकरार हैं, मसाइल उनके बरकरार हैं। शायद इस 5 साल टेन्योर में वो ख़त्म हो जाएं या फिर वो अगले किसी मजीद जो आने वाला वो हल करवाए। ये तो अभी देखें क्या बनता है। चलें जी, आने वाले वक्त में देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है। फतेहाना साहब से मजीद पूछते हैं। जनाब, वजीर आला पंजाब जब भी फैसलाबाद में आते हैं बजट का बड़ा दावा कर जाते हैं कि इतना बजट दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ से जाते हैं वो बजट कहाँ पे जाता है उनके साथ ही पता नहीं चला जाता है, फैसलाबाद के ऊपर तो नहीं लगता। आप वजीर आला पंजाब की कारकर्दगी के ऊपर क्या कहेंगे? काफी सवालिया निशान उठ रहे हैं। हनान, देखें, फैसलाबाद हमारा अपना ज़िला है। पहले साहब हमारा ज़िला भी था फैसलाबाद, तोबा टेक्स ज़िला बनने से पहले। तो हमारा डिवीजन हेडक्वार्टर है, पाकिस्तान का 3रा बड़ा शहर है, पंजाब का 2रा बड़ा शहर है, इंडस्ट्रियल हब है, और यहाँ पे मजदूर तबका और मुतवस्सित तबका ज़्यादा है, रिच एलीट बहुत कम है। हम तो चाहते हैं कि यहाँ पे हालात बेहतर हों। मैंने खुद वज़ीर आला से बात की कि यहाँ पे टीचिंग हॉस्पिटल एक और बनाने की ज़रूरत है। लाइट हॉस्पिटल बहुत अंडर प्रेशर है और एमरजेंसी तो उसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है। बिल्कुल। यहाँ पे नए हॉस्पिटल और बनाए जाएँ, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी एक और होनी चाहिए। यहाँ पे फैसलाबाद में सीवरेज का इशू, वाटर सप्लाई का इशू, क्लीननेस का इशू, सड़कों का मसला, तो यहाँ तो इतनी रकम भी दी जाए कम है। जिस तरह लाहौर को माजी में प्रमोट किया गया, अगर उसे आधे फंड भी फैसलाबाद पे लगा दिए जाते तो मेरा ख्याल फैसलाबाद यकीनी तौर पर हकीकी मानों में पेरिस होता है। क्योंकि मुखालिफ हमारी नून लीग तो हमेशा यही गप्पे लगाती है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो हम चाह रहे हैं कि फैसलाबाद को और इम्प्रूव किया जाए, इसमें 2 राय नहीं है। पूरे फैसलाबाद डिवीजन में झंग है, टोबा टेक्सिंग है, कमालिया, पीरमल और बाकी जो शहर हैं, मामू कांजन, तांदिया वाला। तो हमारी कोशिश है कि तमाम शहरों को इम्प्रूव किया जाए, यहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव किया जाए और ख़ास पानी का साफ पानी, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी हर घर तक जानी चाहिए। मैंने वज़ीर-ए-आज़म से कुछ अर्सा पहले बात की कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के हर कोने में बिजली पहुँचे, इसी टेन्योर में पहुँचनी चाहिए। उन्होंने एग्री किया मेरी बात से, हम ज़रूर इस पर कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश है कि अल्टरनेट एनर्जी की तरफ भी हम जाएँ, सोलर एनर्जी। इस पर मैं लोगों से भी कहूँगा कि वो अपने घरों में सिस्टम अगर लगाते हैं तो एक होता है रिवर्स मीटर, वो गवर्नमेंट उस पर ऑफर कर रही है कि आप बिजली ये फालतू है वो गवर्नमेंट को बेच दें, उससे आपकी सारी बिजली सस्ती मुफ्त पड़ जाएगी, सिर्फ 1 साल खर्चा होगा। सर, ये तो बहुत आगे के प्रोजेक्ट्स हैं ना। मैं तो अभी जो बेसिक नीड्स है उस हवाले से पूछूंगा, क्या पीर महर और कमालिया में सेहत और तालीम जो बेसिक चीजें हैं उस हवाले से क्या गवर्नमेंट करने जा रही है वहां पे? जी, लोगों मैं को अर्ज करूँ, हम तो यूनिवर्सिटी कैंपस बनाने जा रहे हैं। अभी भी मेरे हल्का में माशाल्लाह एमएससी फिजिक्स, एमए अंग्रेजी, एमए इकोनॉमिक्स की क्लासेस चल रही हैं। बहुत पहले की टेक्नोलॉजी कॉलेज है वहाँ पे, और कॉमर्स कॉलेज, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बहुत सारे फनी इदारे, एजुकेशन कॉलेज वहाँ पे मौजूद है। लेकिन अभी भी मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग वहां से
इलाइड हॉस्पिटल में या डीएचक्यू हॉस्पिटल में अपने इलाज मुआवजे के लिए आते हैं, अगर सेहत की सहूलियात वहीं पे मुयसर हों फरहान। तो उनको ना आना पड़े। वकार से इस हवाले से पूछते हैं, वकार क्या कहेंगे? अगर फतेहाना साहब कह रहे हैं कि हेल्थ कार्ड दिए हैं, कितने लाख लोगों को हेल्थ कार्ड दिए हैं, उनमें से तकरीबन कोई 1000 लोग भी उससे मुस्तफीद अभी तक नहीं हो सके। इतनी बड़ी ये वबा आई है, उस हेल्थ कार्ड में कोरोना वायरस का इलाज ही नहीं है। वो बंदा किसी हॉस्पिटल में जाके इलाज नहीं करवा सकता, और उसमें सारे इंश्योरेंस के पैसे हैं। अगर वो किसी हॉस्पिटल में जाता है, उसकी कोई मेजर सर्जरी है या उसने वहां पे एडमिट होना है, तो फिर उसका इलाज होगा। छोटा मोटा तो उसमें उसका इलाज ही नहीं है। तो यही अगर हमारे जो हॉस्पिटल्स पहले हैं जो अरबों पे इस इंश्योरेंस कार्ड पे दिए जा रहे हैं, अगर हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनको अपग्रेड किया जाता है या डेवलप किया जाता है या मजीद बनाए जाते, तो मे बी इससे ज्यादा जो गरीब लोग हैं वो उससे मुस्तफीद हो सके। वकार प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाता है लेकिन सिर पैर नहीं होता उसका। मेरे ख्याल में इस जो सेहत कार्ड है, अभी तक हमारे पास कोई आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं आया जिसको इस हेल्थ कार्ड से उसको कोई फायदा हुआ हो। और इतनी बड़ी ये जब ये वबा आई है, इसमें कोई प्राइवेट हॉस्पिटल किसी गरीब को एडमिट ही नहीं करता था, तो क्या फायदा उस कार्ड का? अगर हमारे पास सरकारी हॉस्पिटल सही होते तो उनका वहां इलाज हो सकता था। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं वकार। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले तालीम और सेहत के हवाले से गुफ्तगू वकार घुमन के साथ की जा रही थी, जो कि ब्यूरो चीफ है हमारे सिटी 41 के टोबा के, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। तो वकार क्या कहेंगे आप? टोबा के अगर मसाइल की बात की जाए तो वहां पे भी मसाइल के अंबार लगे हैं, चाहे वो सड़कों के टूट फूट का मसला हो, वहां पे सिक्योरिटी के हवाले से मसाइल हों, वहां पे ताजरों के जो बहुत सारे मसाइल हैं उन हवाले से बात हो, या फिर बच्चों की जो सेहत है उस हवाले से बात हो। वहां से बहुत सारे बच्चों को जब सेहत के हवाले से कोई मसला होता है तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद में ही रिकमेंड किया जाता है। और तालीम के हवाले से खास तौर पे बात की जाए तो वो भी वहां से नौजवान नस्ल आला तालीम हासिल करने के लिए फैसलाबाद का रुख करती है। वहां पे यूनिवर्सिटी का कैंपस तो मौजूद है लेकिन कोई मुकम्मल यूनिवर्सिटी नहीं मौजूद, ताकि इर्द गिर्द के इलाके जिनमें पीमर, कमालिया या दीगर इलाके आते हैं, वहां पे जाके वहां के नौजवान जो है वो तालीम हासिल कर सकें। क्या कहेंगे, कौन सी जरूरियात का फुकदान है? देखें, टोबा टेक्सिंग के मसाइल में भी सबसे बड़े मसले जो हैं वो सड़कों की तमीर मरम्मत के हैं। शोरकोट रोड है वो इतना खराब है, कहते हैं कि अगर आप खाना खा के जाएं तो वापसी पे आपका हजम हो जाएगा। अगर आप व्हाइट सूट पहन के जाएं तो वो आपको वापसी पे ब्राउन मिलेगा। और वो सारा एक यानी कि बिजनेस का हब है, उस पर काफी शॉप्स हैं, लेकिन वो इतने लोग परेशान हैं, आज तक उनका वो मसला नहीं हल हुआ। अच्छा, उससे फिर सांस की बीमारियां, दमे की बीमारी उस एरिया में बहुत ज्यादा है, फिजा आलूदा हो रही है, माहौलियाती आलूदगी, ये वो तमाम चीजें ये तभी हल हो सकती हैं सिर्फ और सिर्फ एक रोड पे। वो ऐसा रोड है जिसपे बार बार वादा किया जाता है। गुज़श्ता गवर्नमेंट भी उस पर बनवाने का वादा करके गई, जो मौजूदा MN MPs हैं वो भी यही काम कर रहे हैं, लेकिन वो आज तक बना नहीं। बल्कि एक माह कबल वज़ीर आला पंजाब ने उसके फंड्स की मंजूरी भी दी, लेकिन अभी तक वो शुरू नहीं हो सका। इसी तरह वहां पे अगर हम तालीम की बात करें तो एक यूनिवर्सिटी का सब कैंपस मौजूद है, वहां पे भी चंद एक जो प्रोग्राम है वो हैं, लेकिन उस पर भी जो मौजूदा वहाँ के MPs हैं, जो हुक्मरान हैं, हुक्मरान जमात है, उनके अहदेदारों ने वादा किया था कि इसको एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवाया जाएगा, लेकिन वो भी लोग इंतजार कर रहे हैं, अभी तक वो भी अपग्रेड नहीं हो सकी। इस तरह टोबा टेक्सिंग शहर का जो मरकजी चौक है शहबाज चौक, उसके बिल्कुल साथ फाटक भी है, वहाँ पे आए रोज हादसा होते रहते हैं। वहाँ पे जो ट्रैफिक सिग्नल्स की जो तनसीब है वो इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन उस पर भी कोई तवज्जो नहीं दे रहा। इसी तरह सेहत की अगर बात करें तो वहाँ पे वाकई इतनी सहूलियात का फुकदान है, जो वहाँ से पेशेंट्स को फैसलाबाद रेफर किया जाता है और उनमें से खुदा न खास्ता बेशतर की रास्ते में डेथ हो जाती है। तो वहाँ पर भी चीज़ें अपग्रेड करने की ज़रूरत है, लेकिन उसको काफ़ी पसमानदा रखा गया। जिला तो बन गया काफी अरसे से, लेकिन आज तक उसको जिले का जो अच्छा स्ट्रीट लाइट्स का क्या वहां पे मेन रोड पे लगाई गई? स्ट्रीट लाइट्स की अगर बात करें, जो शहर की मेन रोड है उसके ऊपर मौजूद नहीं है, तो बाकी गली मोहल्लों में तो यानी रात को जब अंधेर नगरी होती होगी फिर चोरी और डकैती की वारदातों में भी इजाफा होगा। बल्कि अभी चंद दिन कबल एक ही रात में 3-4 चोरियां भी हुई हैं, डकैती की वारदातें भी होती रहती हैं। 4 डकैतियां एक रात में? चोरियां हुई हैं एक रात में। चोर जो हैं ताले तोड़ के दुकानों से सामान ले गए हैं, तो ये हाल है। वहाँ पे पेट्रोलिंग नाम की चीज कोई नहीं, पुलिस हमें पेट्रोलिंग करती नजर नहीं आती। जो मुहाफिज फोर्स है या जिन लोगों ने रात को पेट्रोलिंग करनी होती है,
वो नज़र नहीं आते। डीपीओ दावा तो करते हैं कि उन्होंने इसको कंट्रोल किया है क्राइम को, लेकिन इस तरह का कुछ नज़र नहीं आ रहा। इस तरह वहाँ पे एक जिना अंडरपास है, चंद साल कबल बना है, लेकिन इस वक्त उसकी हालत अगर देखें तो वो खंडर, सारा रोड टूट चुका है। उस पर बार बार इतने पैसे लगाए गए हैं, लेकिन पता नहीं वो कहाँ लगते हैं, वो वहाँ पे नज़र नहीं आता कुछ वो भी। पहली दफा लगने वाले अगर इंजीनियर अच्छी तरीके से वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के तैयार कर दे तो साला साल चीजें जो है वो ठीक रहती बिल्कुल हैं। वो ही बात की ना कि लोग काम करवा लेते हैं, लेकिन उसका बाद में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या काम करके गया। तो इस पे नजर रखनी चाहिए, जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स हैं या जो ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट होना चाहिए। जो डिप्टी कमिश्नर है उनको भी देखना चाहिए कि जो उनके जिले में काम हो रहे हैं, जो सरकारी सतह पे काम हो रहे हैं, उनका क्या मेयार है और किस लेवल के हो रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो ये मसाइल हैं। और टोबा डिस्ट्रिक्ट में जो गोजरा तहसील है, वहाँ पे गोजरा को हॉकी का होम कहा जाता है। वहाँ से हमारी पाकिस्तानी टीम के जो इंटरनेशनल प्लेयर्स वहाँ से आए हैं, लेकिन वहाँ पे एक स्टेडियम बनाया गया, आज तक वो सही फाल नहीं हो सका, वहाँ पे एस्ट्रोटर्फ नहीं आ सका। जो वहाँ पे फ्लड लाइट्स लगाई जानी थी वो आज तक नहीं लग सकी। टोबा टेक सिंह में कबड्डी के बड़े नामवर प्लेयर हैं, उनको कोई सहूलियात नहीं दी जा रही। फुटबॉल के यहाँ पे बड़े नामवर प्लेयर्स हैं, इनके लिए भी काफ़ी सहूलियात का भुगतान है। टोबा को शायद यहाँ के जो हुक्मरान हैं वो जानबूझ के पीछे रखना चाहते हैं। बाकी ज़िलों के लोग हैं, अपने शहरियों के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए बढ़ चढ़ के मिन्नतें करके भी उनको अगर करना पड़े तो वो काम करवाते हैं चीफ मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से, लेकिन यहाँ पे इस तरह का कुछ भी नहीं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और स्पोर्ट्स की सूरत टोबा की भी इस तरह की है और फैसलाबाद की भी ऐसी है। यहाँ पे क्रिकेट के ग्राउंड नहीं मौजूद, स्पोर्ट्स मेंस और वुमेन्स दोनों के लिए कॉम्प्लेक्स जिस तरह से होने चाहिए खेल के लिए वो मौजूद नहीं है। वहाँ यहाँ पे कबड्डी के जो प्लेयर्स हैं उनको चीजें नहीं मिल रही, फुटबॉल के प्लेयर्स को नहीं मिल रही, हॉकी के प्लेयर्स को नहीं मिल रही, क्रिकेट के मैदान नहीं मिल रहे। तो लोग जो हैं इस हवाले से बड़े परेशान हैं। बड़ा अच्छा अच्छा टैलेंट यहाँ पे मौजूद है, उनको अलाउंसेस नहीं दिए जाते। टोबा में एक जिम्नेजियम बनाया गया था, उसकी सूरत हाल इस वक्त काफ़ी खस्ता हो रही है। उसमें एक जिम बना हुआ है, वहाँ पे आज तक जो लोग आते हैं एक्सरसाइज के लिए, उनके लिए मशीनरी पूरी नहीं है। जिम्नेजियम में बेसिक जो वहाँ पे सहूलियात होनी चाहिए वो नहीं है। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, शायद इनके पास फंड्स भी आता, लेकिन वो लगता नजर नहीं आता। लगता नजर नहीं। मैं फतियाना साहब से इस हवाले से पूछूंगा। स्पोर्ट्स को फतियाना साहब बड़ा पीछे डाल दिया गया और जैसे इमरान खान आए थे, मैं जाती तौर पे जानता हूं बहुत सारे हमारे फैसलाबाद के ऐसे लोग, चाहे वो फनकार हों, आर्टिस्ट हों, स्पोर्ट्समैन हों, वुमेन्स हों, हॉकी की प्लेयर हों, फुटबॉल के हों, या इसके अलावा कबड्डी के प्लेयर, फनकार हों, आर्टिस्ट हों, एक्टर्स हों, सिंगर्स हों, सबका सब ये एक ही चीज पे तुले थे कि इमरान खान को लेके आना है, ये बड़ा सपोर्ट करता है इन बंदों को। लेकिन जैसे ही वो आए जनाब, उनकी सूरत उससे पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है। क्या कहेंगे इस वक्त? ऐसी बात नहीं है। स्पोर्ट्स में हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। हम पूरे पंजाब में स्पोर्ट्स ग्राउंड्स डेवलप कर रहे हैं। मेरे अपने हल्के में कोई 8 साइट्स डिक्लेयर हो गई हैं, जिसका हम अपनी मदद आपके तहत गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत बना देगी, ग्रासी प्लाट बना देगी। फिर बच्चे वहाँ के जो उनको मैनेजमेंट कमेटी को टेक ओवर करेंगे और अपनी मदद आपसे संभालेंगे। तो हमारे अपने हल्के में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ज़ेर तामीर है। इसमें लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, स्क्वाश, फुटबॉल, रग्बी, हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट सारे मैदान बन रहे हैं। 25 एकड़ की ज़मीन है। पीरमल में भी ज़ेर तमीर है, वहाँ पे एक हॉकी स्टेडियम भी ज़ेर तमीर है। सारी जगहों पे काम हो रहा है। हम रेलवे से भी ज़मीन एक्सचेंज करके और स्पोर्ट्स ग्राउंड कमाली बनाना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल स्पोर्ट्स में हम तवज्जो दे रहे हैं। आई होप सो 1 साल के अंदर इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आ जाएगी। और ऑब्वियसली पाकिस्तान में मसाइल तो बहुत सारे हैं, फिनंशियल इश्यूज़ हैं बहुत सारे, पैसा नहीं है जिसकी बिना पे डेवलपमेंट हो सके। लेकिन इसमें सीवरेज, नालियाँ, सड़कें, सोलिंग, बिजली, गैस और नए तालीमी इदारों का क़याम हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आइन के आर्टिकल 25A के तहत 16 साल की उम्र तक लाजमी और फ्री तालीम रियासत की जिम्मेदारी है। जब मिडिल और हाई स्कूल नहीं होगा तो रियासत अपनी जिम्मेदारी से तो पहलू तय कर रही ना। बिल्कुल। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सारे स्कूल ही हर गाँव के हाई हो जाएं, मिडिल हो जाएं। ये आवाम की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। हम टेक्निकल एजुकेशन को फ़रोग देना चाह रहे हैं, उसके लिए हम कोशिश भी कर रहे हैं। और साथ साथ ये है कि लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ले जाना चाह रहे हैं और लोगों को इंसाफ दिलवाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी काफ़ी सारे, ये मैं नहीं कहता पाकिस्तान परफेक्ट हो गया है, कि हमारे आने से हर चीज़ बदल गई है। अभी करप्शन निचली सतह पे है, हम उनको रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी के दफातर में, पुलिस के दफातर में कम हुई है लेकिन ख़त्म नहीं हुई। लेकिन वैसे ये मैं कहूँगा कि हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जो है
सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी तहसीलों की एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बेहतर है पहले से। इसमें सियासी मुदाखलत भी ना होने के बराबर है। हम उनको फ्री हैंड दे रहे हैं ताकि लोगों की मसाइल हल हों, लेकिन हम ये भी नज़र रखते हैं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा करप्शन कर रहा है तो उसको रिमूव किया जाए वहाँ से। इमरान खान के हवाले से अगर बात की जाए तो 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, 100 दिन का प्लान, या फिर इसके अलावा बिजली के जलाए गए बिल हों यूनिट महंगा होने पे, कोई भी वादा उस तरह से पूरा हो नहीं पाया जैसे होना चाहिए। पूरा क्यों नहीं हो रहा? देखें ना, जब 100 अरब रुपए का कर्जा दिया जा रहा है, ये नहीं कि सरकारी नौकरी देनी है एक 50 लाख 1 करोड़ लोगों को, मकसद उनको पांव पे खड़ा करना है। जब 1 करोड़ अरब रुपया कर्जा दिया जाएगा तो उससे कोई वजह नहीं है कि कम से कम 10 से 15 लाख लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। 5 साल का प्रोग्राम है, बैरून मुल्क हम भिजवा रहे हैं लोगों को। पाकिस्तान के अंदर नौकरियां पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर भी, सारी नौकरियां इकट्ठी की जाए ना, लेकिन पब्लिक सर सेक्टर, माजरत के प्राइवेट साथ ये सेक्टर। यूं नहीं महसूस होता कि आपको 50,000 की नौकरी दी जाएगी, लेकिन ये बैठ के सोचना है आपने कि वो नौकरी मिलेगी कहां से। ये इस तरह का तरीकाकार है। कोई मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कोई एक तरीकाकार मुनासिब बनाए जिससे लोगों को रोजगार फराहम हो सके। कोरोना के दिनों में चीजों को इतना महंगा कर दिया गया। अदवायात की चलें बात कर लेते हैं। अदवायात को, जो बेसिक नीड है अदवायात में, जिनके अंदर इंसुलिन आती है जो कि शुगर के पेशेंट्स के लिए जरूरी होती है, बीपी की टैबलेट्स हैं, इस तरह की चीजें जो हैं वो काफी महंगी कर दी गई। और वो शख्स जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता वो अदवायात कैसे लेगा? मैं आपकी बात से इत्फाक करता हूँ। जखीरा अंदोजी की जो बादियत है हमारे मुल्क में वो पहले से मौजूद है, अभी मौजूद है। जो इस मौके पे दुनिया में कहीं क्राइसिस आता है या क्रिसमस होती है, लोग रेट्स डाउन करते हैं। हमारे मुल्क में ईद आ जाए या रमज़ान शरीफ आ जाए या कोरोना वायरस आ जाए, हम चीज़ें स्टोर करके कीमतें बढ़ा देते हैं। दी और कल्चर, कौमी हमीयत, रियासत की जिम्मेदारी है ना इन चीजों को रियासत रोकना। देखे ना, ये इसके लिए उलमा इकराम, टीचर्स को आगे आना चाहिए, मीडिया को आगे आना चाहिए। यानी गवर्नमेंट का कोई काम नहीं। गवर्नमेंट गुम्मन साहब से चलें, इस हवाले से पूछ लेते अब हैं। जो सरकारी सतह पे रेट लिस्ट जारी होती है ना, उस पे आटे की कीमत नहीं लिखी जाती, चीनी की कीमत नहीं लिखी जा रही। इस वक्त जो 115 रुपए किलो जो चीनी फरोख्त हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। मेरी जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उनसे बात हुई है, उनका ये कहना है कि हमें कहा गया है कि आप चीनी पे और आटे पे अभी कोई कार्रवाई ना करें क्योंकि इसकी कोई सरकारी सतह पे कीमत ही फिक्स नहीं है। ये माफिया इतना स्ट्रांग है कि गवर्नमेंट को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया है। 115 रुपए किलो चीनी फरोख्त हो रही है, जो आटा वो भी तकरीबन 100 रुपए किलो है, और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब तो लोग इमरान खान से कोई अपील करते डरते हैं कि अगर उन्होंने नोटिस ले लिया तो ये जो अभी मिल रही है ये भी नहीं मिलनी, नोटिस जब लेते हैं ना काम बड़ा खराब हो जाता है। देखे ना, उनकी नीयत ठीक है। अब बदकिस्मती ये है कि ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोग मौजूद हैं, ट्रेडर्स कम्युनिटी में चेंज करें उन्हें, कि बिजनेसमैन कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जिनकी नजरियाती सेम दुरुस्त नहीं है, वो सिर्फ अपने जाती मफाद के गिर्द घूमते हैं। एक यहाँ पे एक ना ज़हनी इनकलाब लाने की जरूरत है। जब तक लोगों को हम एथिक्स और वैल्यू की तरफ लेकर नहीं जाएंगे, कौमियत की तस्वर की तरफ लेकर नहीं जाएंगे, इस्लामी तालीमात की तरफ लेकर नहीं जाएंगे, कोई बुरे अच्छे की तमीज़ के दरमियान नहीं होगा तो आगे बात बढ़ नहीं सकती जनाब। लेकिन ये बात करके रियासत अपनी जान छुड़वाए तो ये भी मुमकिन नहीं है। ये काम रियासत का है, चेक एंड बैलेंस रखना, चीज़ों को मुनज़्ज़म अंदाज में रखना। और ब्यूरोक्रेसी की जहां तक आप बात कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी को भी जो लगाम डाल के रखनी होती है वो गवर्नमेंट ने डाल के रखनी होती है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उस हिसाब से उसको सजा दी जाए, उसका ट्रांसफर किया जाए। ये गवर्नमेंट के काम है, और अगर गवर्नमेंट नहीं करेगी तो कौन करेगी? गुमन साहब इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ रियाज फतियाना मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएन हैं। मजीद गुफ्तगू का आगाज उन्हीं के साथ करते हैं। रियाज साहब, क्या कहेंगे आप? एहतसाब का हमेशा से नारा आपकी गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जाता है, लेकिन दूसरी पार्टीज का यह कहना है कि एहतसाब की जगह ना एक रियासती इंतकाम जो है वो लिया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि सियासी इंतकाम में वही लोग निशाना बन रहे जो इनके पार्टी के नहीं है। दूसरी अगर इनकी पार्टी की बात की जाए तो उनका कहना है कि इनकी पार्टी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे करप्ट लोग मौजूद हैं जिनका एहतसाब हो तो अरबों डॉलर्स या करोड़ों डॉलर्स जो है उनसे निकले। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, एहतसाब उन्हीं का होगा जो इक़्तिदार में रहे हैं। अब पीटीआई तो फर्स्ट टाइम इक़्तिदार में आई है पाकिस्तान में। अगर ये बुरा करेंगे तो इनकी पकड़ भी होगी। लेकिन अगर किसी ने नाजायज तरीके से पैसे बनाए
तो क्या उसका एहतसाब नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। अब तो प्राइम मिनिस्टर बड़ा सख्त है इस मामले में, आपको पता ही है। आप फिक्र न करें, हमारे अपने 2 हाजिर वज़रा अरेस्ट हो गए थे पंजाब में। आप देखें, एहतसाब कभी ज़िंदगी में हुआ है कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि सिटिंग गवर्नमेंट के वजीर अरेस्ट कर लिए जाएँ? इससे बढ़कर एहतसाब और क्या हो सकता है? असल में हुआ ये कि ये हुकूमत फर्स्ट टाइम बनी है पीटीए की, 2 साल इसको हुए हैं। अगर इनमें कोई खराबी होगी तो ये भी पकड़े जाएंगे। और इसलिए प्राइम मिनिस्टर बड़ा वाज़ेह कहा है कि हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, अपना ही हमारा साथी क्यों ना हो। लेकिन ये अपोजिशन के लोग ज़ाहिर इसलिए पकड़े जा रहे हैं कि पिछली माजी में गड़बड़ी बहुत हुई है, आपके सामने है। अगर एहतसाब ना करें फिर कहते हैं एहतसाब नहीं कर रहे, एहतसाब करें फिर चीखें मारने शुरू कर देते हैं। मेरा ख्याल है सब्र शुक्र के साथ एहतसाब को फेस करना चाहिए। चले सर, हमारा एक सेगमेंट होता है, उसमें रैपिड फायर के क्वेश्चंस किए जाते हैं। कुछ आपसे एक लफ्ज पूछूंगा, उस लफ्ज को सुनते आपके दिमाग में जो भी बात आएगी उसे एलैबोरेट कीजिएगा। स्टार्ट करें सर? जी। शहर फैसलाबाद, शहर फैसलाबाद, इसके हवाले से क्या सोचते हैं आप? फैसलाबाद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का मैनचेस्टर है और पाकिस्तान का सनती हब है। इससे यहाँ पे सनत पे, तजारत पे और मजदूर की हालत ठीक करने पे अगर जोर दिया जाए और उसको अच्छे हालात कार दिए जाए तो फैसलाबाद पाकिस्तान का लीडिंग सिटी बन सकता है। कमालिया, ऑब्वियसली कमालिया 5000 साल पुराना रवायती शहर है। खद्दर और पोल्ट्री, वहाँ की पोल्ट्री पाकिस्तान में नंबर 2 और खद्दर नंबर 1 पे है। हम तो चाहते हैं कि कमालिया के और पीरमल दोनों के लोगों को और प्रमोट किया जाए। सियासत, सियासत में वज़ादारी कम होती जा रही है। हम समझते हैं कि सियासत में वज़ादारी भी होनी चाहिए और शराफत के साथ साथ दयानतदारी भी होनी चाहिए। दयानतदारी भी होनी। मनपसंद खाना, मनपसंद खाना, मनपसंद खाना, फूड। देखिए, इस मुल्क में तो लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं दस्तियाब, हम ख्वाबों पे पड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ अगर हर शख्स को 2 वक्त की इज्जत की रोटी मिल जाए और वो किसी के आगे हाथ ना फैलाए और इसके इज्जत नफ्स मजरू ना हो, इससे बढ़कर कोई बात नहीं। जनाब, ये तो हमारी भी ख्वाहिश है और हम दुआ भी करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसी गवर्नमेंट लेके आए जैसे आप कह रहे हैं और कोई शख्स जो है वो अपने घर में भूखा ना सो। मनपसंद गाना? गाना जी, ऑब्वियसली मैं समझता हूँ नूरजहान, मेहदी हसन हमारे बहुत अच्छे, और अपना कोई उनका एक सॉन्ग जो आपको बड़ा याद है, जैसे अभी आप गाड़ी में आए हैं तो रास्ते में कुछ सुनते आए हो? इसमें खास पर फैसलाबाद से ताल्लुक है नुसरत फतेह अली खान का। उनकी जो गायकी है वो ओल्ड और न्यू म्यूजिक की इम्तिजाज थी। कोई एक सर जो आपको बड़ा पसंद हो? तो उस पर मौला अली पे उन्होंने बहुत अच्छी कही है, तो मेरा ख्याल है कि हम तो मानने वाले हैं, तो इसलिए। बेशक जी, बेशक, क्यों नहीं। मनपसंद मिठाई? मनपसंद मिठाई मेरा ख्याल है कि हमारे गोजरा की बर्फी बड़ी मशहूर है। बर्फी और चादलिया वाला की मनपसंद गुलकार बड़ी मशहूर है। माही वालों की मनपसंद बड़ी, और पूरे पाकिस्तान में उसे जो है वो डिलीवर किया जाता है, बड़ा पसंद करते हैं। असल में देसी घी में बनी होती है ना, और हमारे लोग जरा देसी टाइप के होते हैं, झटके से, उनको इस तरह की चीजें बड़ी पसंद आती हैं। ट्रैवलिंग? जिंदगी मैंने बहुत ट्रैवल किया है। मैंने अराउंड 41 कंट्रीज विजिट किए हैं, मोस्टली सरकारी सतह पे। अच्छा, वैसे जितना हमारा चैनल का भी 41 है और 41 कंट्रीज ही इन्होंने। और पाकिस्तान में भी हर कोने में गया हूँ। टूरिज्म मेरी अपनी हॉबी भी है, इससे इंसान देखता भी है दुनिया में क्या हो रहा है, वो तजुर्बात अपने पाकिस्तान में आके नाफिज हम कर सकते हैं। यानी आपका मशगला भी ट्रैवलिंग ही है? जी जी। और फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है? और देखें, इनसाइड पाकिस्तान और आउट ऑफ पाकिस्तान? देखें, पाकिस्तान में मुझे नीलम वैली बहुत पसंद है, कई दफा गया हूँ मैं वहाँ पे कश्मीर में। और दुनिया में मैं पढ़ता भी रहा हूँ, स्कॉटलैंड मुझे बहुत पसंद है। स्कॉटलैंड? जी, ठीक है। फेवरेट सियासी शख्सियत? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। क्या बात है। और जिन्ना की सियासत आज के दौर में नजर नहीं आती, लेकिन कहीं पे मैं इत्तेफाक करता हूँ वो पहले जैसी बात नहीं रही। जो डिसिप्लिन, नेशनलिज्म, ऑनेस्टी और प्रोग्रेसिव सोच, तो उस वक्त का तकाजा है। लेकिन आई होप सो के फिर पाकिस्तान कायद के ख्यालात लौटेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मनपसंद खेल? मैं खुद पंजाब यूनिवर्सिटी हॉकी 11 का मेंबर रहा हूँ। इस वक्त मैं पाकिस्तान मॉडर्न पेंथलॉन जो ओलंपिक गेम उसका प्रेसिडेंट हूँ। पहले मैंने रग्बी भी इंट्रोड्यूस कराई, अपना टच बॉल भी इंट्रोड्यूस कराई, तो मैं खुद स्पोर्ट्समैन भी हूँ उस लिहाज से। चलें जी, हमारा रैपिड फायर क्वेश्चन का सिलसिला शुरू होता है। आपसे एक सवाल करूंगा, 3 आपको ऑप्शंस दूंगा, उनमें से एक आपको सिलेक्ट करना होगा। तो स्टार्ट करें सर? जी। चलें जी। कोरोना की वैक्सीन है आपके पास और किसी एक शख्स को अगर देंगे तो वो कोरोना जो है उसको ठीक हो जाएगा। इनमें से 2 शख्स होंगे या 3 शख्स होंगे जिनको कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, लेकिन आप जिसको इंजेक्शन देंगे वो ठीक हो जाएगा।
अब वो 3 शख्स कौन से हैं? राना सनाउल्लाह, फवाद चौधरी और शेख रशीद। इनमें से इंजेक्शन किसे देंगे? मेरे ख्याल फवाद चौधरी को देंगे, अगर लोकल देखें तो राना सनाउल्लाह को भी आधा ऐसा दे देंगे। यानी आपकी ज्यादा रगबत फवाद चौधरी के साथ है, अगर उसके बाद देखा जाए तो राना सनाउल्लाह के साथ। तो शेख रशीद साहब, अगर आपको कोरोना हो भी गया दोबारा तो रियाज फतेहाना की तरफ से आपको इंजेक्शन जो है वो कोरोना का नहीं दिया जाएगा। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मूवी में अगर किसी के साथ हीरो आना चाहें तो किसके साथ आएंगे? मायरा खान, शाइस्ता लोधी या फिर रीमा खान? मायरा बेहतर है। मायरा बेहतर है, जी। उसकी एक्टिंग, अदाकारी पसंद है या फिर फेशियल ब्यूटी की तरफ से आपको जरा पसंद है? जी, दोनों चीजें कह रहे दोनों अच्छी है, आपकी फेवरेट है, यानी वो अदाकारा की है अगर बात कंपैरेटिवली। जी, अपीयरेंस की। ठीक है जी। किस खूबसूरत पर शायरी लिखना चाहेंगे? ज़ेबा बख्तियार, महानूर बलोच या मीरा जी? दोबारा ज़ेबा बख्तियार और ज़ेबा बख्तियार हैं, महानूर बलोच हैं और इसके साथ साथ हैं मीरा जी। इन तीनों में से अगर किसी पे शायरी लिखनी हो, किसी की खूबसूरती पे, तो किसकी ऊपर शायरी लिखेंगे आप? मेरे ख्याल इनकी बजाय किसी गरीब पे लिख लें तो बेहतर है। तीनों का खाता कोई नहीं। गरीब पे लिखेंगे, लेकिन गरीब पे शायरी लिख के उसे हकीकत में तब्दील करना, उसके अच्छे हालात के हवाले से, ये गवर्नमेंट का काम है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों मेरी में महबूबा जो है ना, वो मेरे मुल्क के गरीब अवाम है। क्या बात I है, love और them. ये Yeah. बड़ी खूबसूरत बात की है आपने। और महबूबा के साथ मैं चाहता हूं आप भरपूर इश्क करें और आपका इश्क इन सालों के अंदर उनको सवार भी दे, हमारी तो यही दुआ है। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लहलहाते सब सरसब्जो शादाब खेत हैं और दरमियान में एक कच्ची सड़क है। उस कच्ची सड़क में फतेहाना साहब साइकिल पे जा रहे हैं और साइकिल पे पीछे बैठाना किसे पसंद करेंगे? महविश हयात, ज़ारा नूर अब्बास या आयजा खान? इस फक्र में तीनों को नहीं जानता। तीनों को नहीं जानते। चले कोई एक मैं फेवरेट एक्ट्रेस जो आपके दौर शेरी मजारी को बिठा लूंगा। शेरी मजारी साहिबा को लेके जाना चाहेंगे जनाब। सरसब्ज़ो शादाब खेत हो, कच्ची सड़क हो और उसके ऊपर साइकिल अगर फतेहाना साहब चला रहे हैं तो पीछे अगर बैठाएंगे तो शेरी मजारी साहिबा को उठाएंगे और बैठा के गाना कौन सा सुनाना चाहेंगे? तो देखें, गुजारिश ये है, मैं जिंदगी में मैंने साइकिल भी चलाया है, मोटरसाइकिल भी चलाया है, गाड़ी भी चलाई है, ट्रैक्टर भी चलाया है। तो हमें तो बिल्कुल ख़ास तौर पर अवाम की अक्सरियत है वो मुतवस्सित गरीब तबका की है, हमें उनकी माशी हालत ठीक करना है। तो इसके लिए मैं तो प्रोग्रेसिव थाट रखने वाला आदमी हूँ। ये कह लें कि मैं काफ़ी हद तक सोशलिस्ट ख्याल रखने वाला बंदा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि गरीब और मुतवस्सित तबका को जब तक उठाएंगे नहीं और अशराफिया की सियासत को दफन नहीं करेंगे, मुल्क आगे बढ़ ही नहीं सकता। बिल्कुल। और इस्लाम सबसे बड़ा मसावत और बराबरी का मजहब है। मैं मुकम्मल तौर पर इक्वलिटी पे यकीन रखता हूँ, मसावत और बराबरी पे। इसके लिए हमें शायरी भी वो आगे लेकर आनी है जो फैज़ अहमद फैज़ के ख्यालात को लेकर आगे बढ़े और अहमद फराज के ख्यालात को लेकर आगे बढ़े। जनाब, वो तो माशरे में इनकलाब लाने वाली शायरी थी और नौजवान नस्ल को झंझोड़ने वाली शायरी थी, लेकिन आजकल के दौर में इन चीज़ों का बड़ा फुकदान नजर आता है। और इनकलाब लाने, कहते हैं, ये कहा जाता है कि ये मुल्क अब खूनी इनकलाब मांगता है। अब पता नहीं क्या होगा आने वाले वक्त में, क्या नहीं होगा, ये मुल्क किस डगर पे चलेगा। लेकिन एक चीज कंफर्म है, वो ये कि इस मुल्क पे अल्लाह ताला की खास अता है। जितनी मर्जी मुश्किलें आती हैं लेकिन ये उस मुश्किल से निकल जाता है। दुनिया भर का सेहत का निज़ाम जहां पे डिस्टर्ब हो गया, फ्लॉप हो गया, वहां पे पाकिस्तान जो है वो कितनी अच्छी रिकवरी रेट के साथ कोरोना वायरस के अंदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये अल्लाह की अता है। गायबाना मदद जो है वो इस मुल्क की अल्लाह की तरफ से जारी रहती है। इतनी बेरोजगारी होने के बावजूद भी लोग भूखे किसी हद तक नहीं घरों में सोते। तो एक निज़ाम है अल्लाह ताला का जो चल रहा है और ताकि आमद चलता रहेगा। और इसी तरह हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है इस मुल्क के पाकिस्तान पे अपनी रहमत जो है वो नाजिल करता रहे। आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं, सियासत पर गुफ्तगू अगर करना चाहें तो किसके साथ करेंगे? फयाजुल हसन चौहान, अलीम खान या आबद शेर अली? अलीम खान। अलीम खान, कोई खास बात अलीम खान से? अच्छा, दोस्ती मेरी उससे, वैसे तो आबद शेर अली से भी मेरी दोस्ती है। लेकिन तो अलीम खान को आप चूज करेंगे? लेकिन अलीम खान कि मेरी पार्टी से भी है, उसे बात करने में आसानी भी है। आबद शेर अली वैसे मुल्क से बाहर है। सियासी बसीरत इनमें से सबसे ज्यादा किसकी समझते हैं आप? दाना आदमी है मेरा ख्याल है अलीम खान, समझदार आदमी है। यानी वो आबद शेर अली से ज्यादा अच्छे सियासतदान है। एक आबद शेर अली तो मुल्क से बाहर है, अभी पहली बात ये है। वो तो ठीक है, ज्यादा अच्छे सियासतदान कौन है? अब इसलिए अलीम खान बेहतर शायद। अलीम खान ज्यादा बेहतर है। जी, जी। अब ये पीटीआई की गवर्नमेंट में इस वजह से तो नहीं कह रहे हैं? इससे हट के भी, मतलब उनसे मेरा जाती ताल्लुक भी है बहुत पुराना। चलें जी, हम दुआ करते हैं
कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल बेहतर हो। इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि आने वाले 2 साल के अंदर अगर बात की जाए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को देखा जाए कि इतने मसाइल खुले, मतलब पटारा जिस तरह से खुला हुआ मुझे लगता नहीं है कि बंद होगा, और महंगाई का जिन जिस तरह से बोतल से बाहर आ चुका है, कोई भी ऐसा आलम इनके पास मौजूद नहीं मुझे नजर आता कि उसको किसी तरह से पकड़ के वापस बोतल के अंदर बंद करें। आप क्या समझते हैं अगले 2 सालों में हालात बेहतर होंगे? जी इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है गवर्नेंस के निज़ाम को इम्प्रूव करें, करप्शन को मिनिमाइज करें, यहाँ पे खुशहाली को बेहतर लेकर आएँ, ख़ास तौर पर फलाही रियासत बनाने में ठोस इक़दाम करें, गरीब और मजदूर की माशी हालत को बेहतर करें और अदल इंसाफ के इदारों को मुस्तहकम करें। तो ये हम कर जाएंगे होप सो। चले गुमन साहब से पूछते हैं, आपको होता हुआ नजर आ रहा है? मुझे तो रियासत मदीना के ये जो नारे लगते हैं वो मतलब पूरे होते हुए नजर तो नहीं आ रहे, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि पूरे नहीं होंगे, हो भी सकते हैं। अभी परसों एक कोई सर्वे हुआ है, किसी कंपनी ने किया है, वो सारे नेशनल मीडिया पे भी आ रहा था। उसमें हर 5 में से 4 लोगों ने ये कहा है कि इस वक्त हुकूमत जो सही समझ पे नहीं जा रही। अगर इसको देखा जाए, गुज़श्ता 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, तो लग नहीं रहा कि ये जो करना चाह रहे हैं उनसे हो जाएगा। और गुमन साहब गैलेप सर्वे हुआ था 1-2 माह पहले, उसमें भी ये बताया गया कि लाखों लोगों ने कोरोना के दिनों में और आफ्टर कोरोना भी लोगों ने अपने घरों का सामान बेच के अपनी जरूरियात जिंदगी पूरी की। ये मेरा ख्याल है लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। बहुत बुरा हाल था। कुछ लोग हैं जिनको 12,000 मिल गया, हर बंदे की अप्रोच भी नहीं है, हर बंदे इतना वो लिटरेट भी नहीं है कि वो एप्लीकेशंस यूज कर सके या उसका जो प्रोसीजर था वो उसको फॉलो कर सके। कुछ लोगों को मिले भी हैं, लेकिन फिर भी गुर्बत इतनी ज्यादा है, मेरे ख्याल में 100% तमाम लोगों के पास ये नहीं पहुंच सका। वो मुहैयर हजरात की मेहरबानी जिन्होंने अपने इर्द गिर्द कुछ लोगों का ख्याल रखा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल हमारे लोगों में दर्द दिल बहुत ज्यादा है, एक दूसरे के लिए मोहब्बत बहुत ज्यादा है, मुहब्बे वतन लोग हैं, और यही वजह थी कोरोना में। वकार आपने भी देखा होगा, शहर शहर ये काम हुआ है, मुखैर हजरात लोगों ने बहुत मेहनत की इसके ऊपर, जितना हो सका उन्होंने उतना ही इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तानी तो वैसे भी चैरिटी में सबसे पहले नंबर पे हैं। अपनी मदद आपके तहत तो ये हजारों लोगों को, अपने इर्द गिर्द लोगों को कोऑपरेट करते हैं, फैसिलिटेट किया उन्होंने, और हम दुआ करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर भी इसी तरह मुल्क पाकिस्तान पे अल्लाह ताला की रहमत जो है वो जारी और सारी रहे। तो रियाज साहब बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए, आपने बड़े मुफीद मशवरे भी दिए, बहुत सारी बातें भी की। तो वकार गुमन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। तो नाज़रीन इसी के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जनाब ये कहा जाता है कि जान है तो जहान है, और अपनी सेहत के हवाले से लोग आजकल काफी कॉन्शियस नजर आते हैं। एक वक्त था जब लोग सेहत को लेकर बड़े कॉन्शियस होते थे, लेकिन दरमियान में ये गैप जो आया कोरोना वायरस की वजह से लोगों को इस चीज की अहमियत का अंदाजा हुआ कि सेहत को अगर आप ठीक रखेंगे तो बाज़ चीज़ों की मेडिकेशन नहीं होती, बाज़ चीज़ों की वैक्सीन नहीं होती, तो उस वक्त आपको आपकी बॉडी ही बचाती है। आपके अल्लाह ताला ने निज़ाम एक बॉडी के अंदर कुव्वत मुदाफ़त का, इम्यूनिटी का एक ऐसा प्रोड्यूस कर दिया है जिसके अंदर ये कुव्वत होती है कि वो किसी भी बीमारी के साथ निपट सकती है, उससे लड़ सकती है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज जो है वो तैयार कर सकती है। लेकिन उसके लिए आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होना चाहिए। अगर आपका इम्यून सिस्टम बेहतर नहीं है तो बहुत सारे मसाइल से आपको जूझना पड़ेगा। इम्यून सिस्टम किस तरह से बेहतर होता है, तो इसके लिए भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, बहुत सारा इल्म होता है, बहुत सारी डाइट होती है, जिसको आप साथ में लेके कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे तो आप अपनी बॉडी को फिट रख सकेंगे। लेकिन आज खास तौर पे हमने एक बड़ा ही बेहतरीन सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज किया है। वो सेशन हमने योगा के नाम किया है, क्योंकि हमारे साथ जो योगा के मास्टर्स आज मौजूद हैं, दुनिया भर के अंदर उनका नाम है। तो हमारे साथ योगी नईम मौजूद हैं, नईम मेरी दाईं जानब बैठे हैं, और उनके साथ साथ मेरी बाईं जानब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और दुनिया भर के अंदर क्लासेस देते हैं। पाकिस्तान में इनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। योगी वजाहत मेरे साथ मौजूद हैं, आप दोनों को वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो पहले मैं चाहूंगा योगी वजाहत साहब की तरफ चलें और शो का आगाज उन्हीं से करें। जनाब, इम्यून सिस्टम को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सीज पाई जा रही थी पिछले दिनों में। हर तरह के लोग टोटके बता रहे थे। कोई कह रहा था सना मुक्की पिएं, कोई कह रहा था कि आप ये वाला फल खाएं, ये वाला फ्रूट लें, ये वाली डाइट खाएं, ये ना खाएं, इसके साथ ये एक्सरसाइज करें तो आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा। योग का इल्म क्या कहता है, आपको अपना इम्यून सिस्टम किस तरह से बूस्ट करना चाहिए? क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि कोरोना की सेकंड वेव भी आ रही है, तो उसके लिए तैयारी रखनी चाहिए।
बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी कि आपने यहाँ में मदऊ किया। जैसे कि आपने खुद कहा कि ये करें तो होगा और सुना है कि ये करें, तो इसका मतलब है कि अभी तक हम सही तरह जान ही नहीं पाए कि हमें इम्यून सिस्टम को सही कैसे करना है। लिहाजा जो जिसने बताया वो हमने कर लिया। क्या ये कह लीजिए जिसके पास जो दवा थी उसने वही सेल कर दी है, कह के कि इम्यून सिस्टम में विटामिन सी भी मिला, ठीक है जी। कि यहाँ तक हुआ कि लोगों ने तो अपने हलवे भी बेच दिए कि जिस हलवे में हमने खास चीज़ें बनाई हैं, तो जिसको जो बेचना था मंजन वो बेचा। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि हमारी आगाही नहीं है। योगा के साथ एक इल्म है जो बहुत कनेक्टेड है, आयुर्वेदा। आयुर्वेद का मतलब है जिंदगी का इल्म। जिंदगी का इल्म जब हमारे कुव्वते रेजिस्टेंस पावर की बात करता है तो वो कहता है कि ये कोई एक चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं कि आपने इसके ऊपर काम किया। मजमूई जो सर से लेकर पैर तक आपका जिस्म है, जब इसकी रेजिस्टेंस पावर को मिलाएंगे तो फिर एक इम्यून सिस्टम हमारा पूरा मुकम्मल होगा। ऐसा नहीं कि हमने कि मैदे का कर लिया, नाक का कर लिया, या सिर्फ इस हिस्से का, या चलिए वोकल कॉर्ड्स का कर लिया, सांस की नाली का कर लिया, जो कि सिस्टम की वजह से था। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके जिस्म से टॉक्सिन्स का निकलना और आपके जिस्म में, बॉडी में एनर्जी का आना, ये भी उसका हिस्सा है। तो इसके लिए आयुर्वेदा जो है वो बहुत वाज़े हज़ार साल से, तकरीबन कम व बेश 4000 साल से ज़्यादा से एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, त्रिफल, 3 फल, 3 फ्रूट्स, हड़, बैड़ा और आंवला। अगर आप हड़ बैड़ को निकाल भी दें तो जो आंवले का लफ्ज़ है, जिसका मुरब्बा भी खाया जाता है, आयुर्वेद ये कहता है कि जो लोग आंवले का इस्तेमाल करते हैं वो बीमारियों से ऐसे दूर हो जाते हैं जिससे अंधेरा रोशनी से खुद ब खुद दूर हो जाता है। कहना नहीं पड़ता, चिराग जलाया, आपको कहना नहीं पड़ता कि भाई चलो डॉक्टर जरा कर जाओ। तो आंवले का इस्तेमाल, खटाई का इस्तेमाल नहीं कह रहा, आंवले का इस्तेमाल। अपनी लाइफ में ताज़ा आंवले या फिर आंवले का मुरब्बे का इस्तेमाल करें। अगर आप ये मुसलसल इस्तेमाल करते रहते हैं तो बहुत वाज़े फ़र्क पड़ेगा। आप नोट करेंगे कि आपकी रेजिस्टेंस पावर अच्छी होगी, आप बीमारियों के खिलाफ रेजिस्टेंस या हीलिंग बड़ी जल्दी होगी। अगर हो भी गए तो बहुत जल्दी हील हो जाएंगे, और ये बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात जो है वो गर्म पानी। ये जो हम ठंडा पानी पी रहे हैं और पानी में भी चीज़ें डाल के पी रहे हैं, ये कतन गलत है। अगर आज से हम इस्तेमाल शुरू कर दें गर्म पानी का, गुनगुना पानी या रूम टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा हूँ, रूम टेम्परेचर सादा पानी है, थोड़ा सा गर्म किया हुआ, थोड़ा सा गर्म, चाय से और ठंडे पानी के दरमियान या शायद उससे भी थोड़ा सा नीचे। ठंडा पानी जो है अगर समझ लें आम बच्चा पी लेता है और चाय बड़े पीते हैं, तो एक दरमियान में होता है जिसमें हम कहते हैं चाय ठंडी हो गई, लेकिन वो चाय होती है थोड़ी थोड़ी गर्म होती है। वो इतना गर्म होना चाहिए कि आपको बहुत गर्म ना लगे। अगर आप उसका इस्तेमाल शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ कि इम्यून सिस्टम तो बहुत दूर की बात है, स्किन की बीमारियाँ नहीं होंगी, किसी किस्म की स्किन की बीमारी नहीं होगी, नज़र बहुत अच्छी रहेगी, बाल बहुत तरोताज़ा रहेंगे, नाखून बिल्कुल साफ रहेंगे, उस पर लाइनें नहीं आएंगी, और पसीना बदबूदार नहीं होगा, दाने नहीं निकलेंगे, मैदा साफ रहेगा, इंसान की किडनी, निफ्रॉन साफ रहे, निफ्रोलॉजी में वो बहुत काम करता है, कार्डियोलॉजी में बहुत काम करता है। और उसकी एक मजे की बात है कि गर्म पानी पीने वाले का थायराइड, अब आप इम्यून सिस्टम पे आ जाए, खुद ब खुद आ गए ना आप इम्यून सिस्टम पे, थायराइड साफ रहता है, उसको वहाँ चिकनाई जमा नहीं होती, बैक्टीरिया पैदा नहीं होता। तो जब आप गर्म पानी पिएं या त्रिफल खा लें, त्रिफला, हड़, बैड़ा, आंवला, या नहीं तो फिर आंवले का इस्तेमाल करें। ये बहुत सादा सी चीज़ है जो इस्तेमाल की जा सकती है। अच्छा, योग एक्सरसाइज के हवाले से क्या कहता है? ये तो टोटके हो गए, एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए जिससे आपकी बॉडी फिट रहे? देखिए, योग क्या कहता है? योग एक इल्म है जो इंसानों का है, ये मुशाहिदे का इल्म है, और इसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 84,000 पोज हैं, ज़्यादा हैं भी नहीं इसके, 84,000, 84,000 पोज हैं, ये ज़्यादा नहीं ज्यादा, इससे ज्यादा और कितने पोजेज होंगे? और आपको तो 84,000 पोजेज आपकी फिंगर टिप्स पे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं। मैं तो खैर एक तालिब इल्म हूँ योग का, जो महान योगी हैं जैसे नईम हैं, ये लोग ज़्यादा जानते हैं। मैं एक आम से बड़ा योगी, आपका नाम दुनिया भर के अंदर और आपकी फैन फॉलोइंग इस कदर ज्यादा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या रियल लाइफ में हो। मैं देखता हूं कि लोग जहां पे योग की बात हो रही होती है, किसी न किसी तरह से पाकिस्तान के अंदर जाके इंटरकनेक्टेड आपसे हो जाती है। ये अल्लाह का एहसान है, मेरी वालिदा की दुआएं। तो योग जो है एक्सरसाइज के बारे में खुद से जुमला कहता है, ये है कि एक्सरसाइज वो करते हैं जो कवानीन कुदरत पे अमल नहीं करते। इवन योग भी वो करते हैं जो कवानीन कुदरत पे अमल नहीं करते। क्यों?
अगर आपने कानून पे अमल किया होता है तो आपको जरूरत ही नहीं है एक्सरसाइज की, आप खुद ब खुद फिट रहेंगे। तो सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज जो रब ने दी है, जो छोड़ने की वजह से हमें योगा एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वो है चलना, कदम उठाना। हमने चलना छोड़ दिया। अगर आप वॉक करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। पहली बड़ी एक्सरसाइज, पहली बड़ी एक्सरसाइज जो रब की तरफ, देखिए ना, इसको वॉक को अमीर भी कर रहा है, गरीब भी कर रहा है, तो जब रब की तरफ से ये जाएगी एक्सरसाइज, वो वही होगी जो सब करते हैं। हवा, गहरी सांस लेनी है, आप ये तो नहीं कह सकते अमीर आदमी गहरी सांस ले, गरीब नहीं। इस्तेदाद दोनों की सही है। कम खाना खाना, इसके लिए कोई गरीब अमीर होना जरूरी नहीं है। सही वक्त पे पानी पीना, सही वक्त पे सो जाना, हाँ इसमें गरीब अमीर का होता है। अमीर जरा जल्दी सो जाता है, उसको नींद नहीं आती। अमीर देर से सोता है लेकिन गहरी नींद सोता है, ये अलग बात है। तो मैं आपको एक उसूल बताता हूँ, बहुत सादा है। एक्सरसाइज से भी पहले अगर आप चहलकदमी सही तरीके से करते हैं तो आप बीमार नहीं होंगे। लेकिन क्योंकि आपको 10,000 कदम डेली उठाने थे जो कि आपने नहीं उठाए, तो जितने कदम उठाए हैं और जो रिमेनिंग बाकी रह गए, अब आपको उसके लिए वर्जिश करनी है, उसके लिए हिलना जुलना है कि उतनी कैलोरीज बर्न हो कि वो 10,000 कदम वाली हो जाएं। तो फिर आप तो पहली चीज जाते हैं, वॉक के बाद जो सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है वो तैराकी है, स्विमिंग है। लेकिन यहां पे उसका बड़ा फुकदान पाया जाता है, लोग उसको अहमियत ही नहीं देते। और अगर फॉरेनर्स की बात की जाए, गोरों की बात की जाए, वो प्रॉपर एक्सरसाइज के तौर पे इसको नहीं, यहाँ पे मैं बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मैं बड़ी तकलीफ के साथ ये बात कहूंगा कि हम जब भी किताबें होती हैं तो यूरोप की पढ़ते हैं, माइंड की हो, माइंड साइंसेस की हो, कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, कहीं पे भी हो, हम अपने दीन की तरफ नहीं जाते। हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीजों को पसंद फरमाया और चारों खेल हैं, तैराकी, तीर चलाना, घुड़सवारी, है ना, और पहलवानी। बिल्कुल। क्या हमारे माशरे में, इस्लामी माशरे में 4 चीजें एक खेल और सुन्नत समझ के की जाती? जो दरसी मजहबी इदारे हैं वहां पे मुख्तलिफ चीजों के लिए शायद बात हो सकती है। मैं तो कहता हूं वहां पे एक घोड़ा बंधा हो कि जी उस इलाके के जितने लोग घुड़सवारी सीखना चाहें तो आए, फला मस्जिद में घोड़ा बंधा हुआ है, ठीक है। तीर कमान चलाने के लिए बड़े बड़े हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े दालान हैं, उनमें लगे होने चाहिए। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहूंगा कि अगर आप अपने बच्चों की मेमोरी तेज करना चाहते हैं तो आप अपने घर में डॉट लगाएं और बच्चों को कहा करें वो तीर कमान अब नहीं है, बिल्कुल, तो डॉट कम से कम करें और गेम्स वो मिलती हैं करें। और आपने सही कहा कि ये सारी चीजें आपको यूरोप में मिलेंगी। तो हॉर्स राइडिंग उनका गेम है, इंटरनेशनल और ओलंपिक गेम है। तैराकी उनकी है, स्विमिंग वही मिलेगी। आप अगर रेसलिंग ले लें तो भी उनके पास चली गई है। ये बड़ी बदकिस्मती है कि तमाम चीजें हमें वहां मिलती हैं और हम देखते हैं कि ना कोई इस तरफ है नहीं। पंजाब में तो एक जमाना था कि जो मशहूर फख्रे पंजाब, फख्रे फैसलाबाद, फख्रे फला फला होते थे, अभी तो चले गए। अब तो बोझे फला फला, बोझे फला फला हो रहे हैं। कम दुबले पतले हड्डियों का पिचके हुए लोग, ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। और अगर सेहत है भी तो तोंद निकली होती है और वैसे चिपटे होते हैं, दुबले। देखिए मैं इसको इस तरह कहता हूं, दिलचस्प राय में, कि यहाँ पाकिस्तान में 2 तरह के हिस्सों में लोगों को बांटा जा सकता है। जैसे हम ये कहेंगे कुछ डिसिप्लिन वाले लोग हैं, तो एक लफ्ज बोलता हूं अफवाज पाकिस्तान, और एक है अवाम पाकिस्तान। अफवाज पाकिस्तान की पहचान क्या है? सीना बाहर निकला हुआ है, पेट अंदर। अवाम पाकिस्तान की मिसाल क्या है? पेट बाहर निकला है, सीना बिल्कुल अंदर। तो ये बिल्कुल बरक्स है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये मेरे ख्याल से हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। और मैं आई एम सो फील प्राउड एंड हैप्पी कि जब बात सेहत की होती है तो बात सेहत की नहीं होती, बल्कि आका को पसंदीदा बहुत बेहतरीन गुफ्तगू की होती है। और आका ने फरमाया है सेहत के हवाले से कि अल्लाह सुब्हान तआला को सेहतमंद मोमिन पसंद है, और वो फरमाते हैं कि अपने दुश्मन के मुकाबले के लिए हर वक्त तंदुरुस्त और तवाना रहो। तो तंदुरुस्त और तवाना कैसे रह सकते हैं? जब हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज से के साथ साथ डाइट का कितना अमल दखल होता है, ये भी बताएं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि मैं समझता हूँ सूरज और चांद का है, इसीलिए हमारे हठ योग यानी सन एंड मून योग होता है। ये बिल्कुल बैलेंसिंग का योग है, यन यान का मामला है, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी का मामला है। आप बुरा खाएं और रज के आप चलें फिरें और आप कहें यार सेहत ही नहीं बनती, नहीं बनेगी। आप बिल्कुल ना चलें लेकिन आप बहुत मोहतात होकर खाएं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो परसेंटेज है, वो देखना पड़ेगी। और परसेंटेज बहुत मुनासिब है। फैसलाबाद एक ऐसा शहर है जो पाकिस्तान में बड़ी यूनिकनेस रखता है, क्योंकि पाकिस्तान नेशनल काउंसिल का हेड ऑफिस यहाँ पे है, पाकिस्तान योगा फेडरेशन का,
पाकिस्तान योगा फेडरेशन पूरे पाकिस्तान में योगा कराती है, फ्री ऑफ चार्ज कराती है, और उसका जो मेन सेंटर है वो डी ग्राउंड है। तो मैं तो समझता हूँ आपके यहाँ तो बड़ी इसकी आसानी है कि लोग जाएं, डी ग्राउंड जाएं और वहां पे वो काम शुरू कर दें जो हम बार बार कह रहे हैं। बिल्कुल। एक्सरसाइज की अहमियत ये है कि जब आप सुबह उठ के थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो पूरे दिन जो आपने कवानीन कुदरत तोड़े भी है ना, उनमें भी कुछ माफी तो नहीं लेकिन दरगुजर हो जाती है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। बचपन से मैं देखता आ रहा हूं आपको, आपके शोज भी देखता आ रहा हूं, वीडियोस भी देखता आ रहा हूं, तो आपकी उम्र क्या है असल में? और इसके साथ साथ ये बताइएगा, जब मैं देखता था आज से 10 साल 15 साल पहले, तब भी इसी तरह के थे आप, आज भी इसी तरह के, राज क्या है इसके पीछे? आप बड़े हो गए, मैं वो जो 10 साल पहले वाला था वही का वही रहा, वहीं रुका हुआ हूं। इसका मैं तफसील से जवाब लूंगा आपसे, क्योंकि ये 2 लफ्जों में मैं आपको जाने नहीं दूंगा, इसका तफसील से जवाब लूंगा, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। योगी वजाहत साहब से मैं ब्रेक से पहले इनकी जवानी का राज पूछ रहा था, और कितने साल बीत गए, यूं ही हैं आप, और कोई बाल सफेद भी मुझे आपकी बॉडी पे नजर नहीं आ रहा, और हमारे तो अभी से सफेद बाल आना शुरू हो गए। क्या राज क्या है सर इसके पीछे? बेटा इसमें सच ये है कि जो आपको स्याही नजर आती है, माशाल्लाह अब कंपनियां बहुत बेहतरीन कलर बनाने लगी हैं, लेकिन ये मुझे किसी कंपनी का कमाल नजर नहीं आता, ये मुझे योग कंपनी का कमाल नजर आता है। नहीं, इसमें दोनों का कमाल है, दोनों का थोड़ा है। जाहिर बात है मेरी उम्र अब माशाल्लाह 60 साल 60 साल 7 महीने और कुछ दिन हो गए। वो मेरे बेटा, आप 60 साल से एक्सीड कर चुके हैं। यार अभी योगा में 120 साल होते हैं जिंदगी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी आधा गुजरा हूं, अभी मेरी लड़कपन शुरू होने वाला है। अरे क्या बात है जनाब, आप तो मुझे फैसिनेट कर रहे हैं, और मुझे यूं महसूस हो रहा है कि अब मैं प्रॉपर योगा की क्लासेस जो हैं वो लेना शुरू डी करूं। ग्राउंड फैसलाबाद। डी ग्राउंड फैसलाबाद, बिल्कुल जी। चले, आप मुझे ये बताएं कि जवान रहने के लिए आसन कौन कौन से लगाते हैं आप? बेटा जवान रहने के लिए योगा लगाते हैं, योगा करते हैं। पूरा योगा जो है वो है, इसमें एक इल्म अलग है जिसको कायाकल्पा कहते हैं, वो है ही रिवर्स एजिंग का। एंटी स्टॉप एजिंग नहीं है, एंटी एजिंग। नो नो नो, रिवर्स एजिंग। यस, आप डे बाय डे यंग होते जाएंगे। अगर आप मुझसे 5 साल के बाद मिलेंगे तो मैं जो 5 साल पहले था उस तरह का लगूंगा, मेरे ऑर्गन्स भी उतने साफ सुथरे होंगे। मैंने अपनी पूरे जिस्म की चीजें डोनेट की हैं, मैंने अपनी स्किन डोनेट की है, किडनी डोनेट की है, अपनी आंखें डोनेट कर दी हैं, सब चीजें डोनेट कर दी हैं। और मुझे यकीन है कि जब वो उतारी जाएंगी तो वो ये कहेंगे 25-20 साल के बंदे की हैं। पानी का इस्तेमाल सही करें, नींद सही पूरी करें, प्रॉपर योगा करें, और योगा का मतलब है किसी की निगरानी में ढंग से करें। आजकल वो जो खुद ही नेट पे लोग ढूंढ रहे हैं ना, वो और नुकसान करेंगे। योगा में खाने पीने का मामला बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्सरसाइजें हमारे यहाँ ब्रीदिंग को बड़ा मान दिया जाता है, इसको प्राणायाम कहते हैं हम। सही अगर ब्रीदिंग आप ले रहे हैं तो ऑक्सीजन आप सही ले रहे हैं। मैं आपके तवज्जो अगर कभी बैठ गया ना, सिर्फ ब्रीदिंग पे बात करूं तो मैं आपके कई घंटे उस पर बात कर सकता हूं। लेकिन किसी इंसान से आप बात करें तो वो कहेगा बस सांस लेने का मतलब इनहेल और आउट है। नो, इनहेल और एक्सहेल सिर्फ सांस नहीं है, वो तो जानवर भी लेता है। अच्छा, हम गैर इरादी तौर पे लेते हैं। कायनात में सिर्फ डॉल्फिन है जो इरादी तौर पे सांस लेती है, उसको सोचना पड़ता है अब सांस लूं निकालूं के लूं, वो सोच के करती है। अल्लाह ने हम पे इतना करम फरमाया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, कि हम बगैर सोचे समझे सांस लेते हैं, इसलिए हम सांस के बारे में सोचते भी नहीं हैं। अगर आप प्राणायाम सुबह के वक्त सांस सही कर लें, मश्क सांस लेने की मश्क सही करें, तो जवान रहने का हुनर आप में आने लगेगा। फिर आप ग़िज़ा के देखें, आप ज़्यादा टॉक्सिन वाली चीज़ें मत खाएं, कम चीज़ें खाएं। वही जो मौलिद आज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जब भूख लगे तो खाओ, और जब थोड़ी सी भूख हो तो छोड़ दो। ये पहला कुलिया बना, इसको हम भरत कहते हैं। ग़िज़ा के बारे में योगिक जो फूड है उसके लेके चलते हैं। इसमें हम सात्विक खाने खाते हैं, यानी सादे खाने। अभी आपके पास आने से पहले जहाँ से मैं आया हूँ, मैंने दही में जो गुड़ की शक्कर होती है वो डाल के खाई है, और तिल वाली रोटी के साथ। वहाँ पे कुन्ना भी था, बाद में चखा थोड़ा सा, लेकिन पेट मैंने जो भरा है उससे भरा है, सादा चीज से। यानी ऑर्गेनिक चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यार ये चोचला तौबा है ना ऑर्गेनिक का लफ्ज। हमारे पंजाब में तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो यूरिया खरीद ही नहीं सकते, तो वो गरीब तो जो लगा रहे हैं वो ऑर्गेनिक पे काम करें। वो मैं किसी जगह गया तो मैंने कहा, उसने बताया साहब ये बिल्कुल जो है ना देसी खाद में बना हुआ है। तो मैंने कहा आप तो फिर बड़ी महंगी बेचते हैं, ऑर्गेनिक है। कहता नहीं सर हम बड़े गरीब हैं, वो बोरी खरीदी नहीं जाती हमसे। तो ऑर्गेनिक तो जो कुदरत के करीब है वो आपकी असल है।
ये तो अब हुआ है ना, क्योंकि हम यूरिया इस्तेमाल करते 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 उसके नुकसान देख चुके हैं। अब हम दोबारा नेचर, जिसको कहते हैं बैक टू नेचर, हम बैक टू नेचर आ रहे हैं। लिहाजा हम इसको कोई बड़ा मान नहीं देते कि कोई ऑर्गेनिक है, हम कहते हैं यही करना है जो आपने करना है। तो पानी गुनगुना बैठ के पीना है, खड़े होके पीना है कि बैठ के पीना है वो अलग, लेकिन आपको उसी मिकदार में पीना है। तो मुहावरा देता हूं आपको, देखिए, खाने की चीज को पीना और पीने की चीज को खाना चाहिए। तो पानी को इतनी देर मुंह में रखें कि लुआब उसके साथ शामिल होकर आपके जिस्म में जाए, और खाने की चीज को इतना बारीक कर लें कि उसका निवाला ना जाए, बल्कि लुआब बिल्कुल पतला सा होकर चला जाए, निगलना ना पड़े, निगलना ना पड़े। ये खाने का अंदाज जो है ये भी एंटी एजिंग का काम करता है। और इसमें फिर आपके अखलाकियात आती हैं, जिसको हम कहते हैं आचारिया। आचार जो है यानी कि अखलाकियात जो हैं, उसमें दरगुजर और माफ कर देने का हुनर। दरगुजर एक होता है ठीक है बुला दिया याद है, लेकिन माफ किया तो दिल से माफ किया, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ये आपकी जो स्किन के सेल्स हैं इनको बचा लेता है, जल्दी नहीं मरने देता। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। योगी नईम भी हमारे साथ बैठे हैं। इनकी एक बात मुझे बड़ी फैसिनेट करती है। इनका कहना था कि इनके बाल झड़ चुके थे, लेकिन इन्होंने योग के इल्म से अपने बाल रिवर्स दोबारा अपने सर पे लाए। कोई ट्रांसप्लांट नहीं करवाया, किसी किस्म की कोई चीज नहीं करवाई। और मैं ये बात सुनने के बाद बड़ा इंप्रेस हुआ था। जनाब, आखिर किया क्या था आपने उसके लिए? सबसे पहले तो मैं जो है वो आपका और आरिफ भाई का बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रगुजार हूं कि आज आपने मेरा दिन बना दिया, क्योंकि ये 18 साल में पहला दिन है जिसमें मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरे गुरु महाराज, मेरे बाप योगी वजाहत मेरे साथ लाइव शो में मौजूद हैं। वरना हमेशा यही होता था कि जैसे बाहर मेरे साथ ऐसे बैठता आके, इस तरह मैं बैठा होता था और सर इंडस विजन पे बाकायदा। जनाब अक्सर ये बात भी करते थे। इनका कहना था कि एक दफा इनके सर पे चोट लगी थी, हर एक को भूल गए थे, लेकिन आपसे इस कदर ज्यादा मोहब्बत। ये मेरे लिए आज आपने दिन बनाया। ये मैं अल्फाज में, मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं शुक्रिया अदा करूं। और जी ये अच्छी बात है और ऐसे होना चाहिए। आपने सिर्फ और ये बड़ा फख्र की बात होती है। आपका उस्ताद जो आपका रूहानी बाप होता है, आपने सिर्फ बालों की बात की। ये जो कुछ बना हुआ है ये शख्सियत की मानद, इनके जेरे असर रह के बना है, इनके जेरे असर रह के, इनकी तरबियत से बना है। मैं शायद आज एक मेडिकल रैप होता, क्योंकि मेरा जो शोबा था मेरे वालिद का वो एक मेडिसिन कंपनी का, और मैं बिल्कुल ज़ाहिरी बात है जो चलता आता है, आपको पता है हमारे पंजाब में, उसी को आगे फिर बच्चे लेके चलते हैं ना। तो मैं भी शायद आज मेडिसिन कंपनी में किसी जगह पे मुलाजमत कर रहा होता। तो इनकी शफकत जो मेरे सर पे आई ना, इनकी जो शफकत मेरे सर पे आई, तो फिर मैं जो है वो योगी बना। और मेरा सबसे बड़ा तारुफ यह है कि मैं अपने गुरु महाराज योगी वजाहत साहब का शागिर्द कहलवाना पसंद करता हूँ। और बाल लाना तो छोटी सी बात है, बाल लाना तो छोटी सी बात है। ये जो सारा कुछ जो मैं यहाँ पे शो करता हूँ, बोलता हूँ, आपने एक सवाल किया था कि आपको भूलता नहीं है, आप ये चीज़ें आपको याद होगा कि भाई आप इतना कुछ बोल देते हैं। ये सारा कुछ जो है ना, मैंने उस वक्त ये कहा था कि चीज़ों से इश्क करना पड़ता है, और जिससे चीज़ें निकलती हैं उससे इश्क करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है। और देखें पिछले ही शो में जो हमारा लास्ट शो हुआ है, तो उसमें आपने कहा था कभी आपको इश्क हुआ किसी से, तो आज मैं अपने इश्क को साथ लेके आया हूँ। अच्छा ये बताइएगा, खास तौर पे जब बहुत सारे आसन लगाए जाते हैं, जैसे ये बता रहे थे 80,000 के करीब के 84,000 के करीब आसन होते हैं, उसमें से फिर सिलेक्ट भी करने होते हैं ना कुछ, कि अगर मैं अपनी मतलब पतला होना है, किसी ने उसके आसन और होंगे, नज़र को तेज करना है, अपने हार्ट बीट को सेट करना है, अपने जो स्टेमिना है उसको इंक्रीज करना है, तो आप मेन आसन जो होते हैं वो उनको किस तरह से सिलेक्ट करते हैं? ज्यादातर अगर पाकिस्तानी जैसे डी ग्राउंड की बात कर रहे थे, वहां पे फ्री योगा क्लासेस दी जाती हैं, ज्यादातर आसन कौन सा करवाते हैं यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से और यहाँ के लोगों के हिसाब से? उसमें देखें सबसे जो अहम बात है ना, इस टाइम जो ज़रूरत है इंसान को, एनर्जी की ज़रूरत है। उसके लिए हम एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी चीज़ें करते हैं एनर्जेटिक रहने के लिए, क्योंकि पंजाब का मौसम जो है, इसमें जब गर्मी आती है तो शदीद गर्मी आती है, और सर्दी आती है तो शदीद सर्दी आती है। अच्छा, ये वही बात होती है कि बैठे बैठे आपको नींद आना शुरू हो जाए, सुस्ती पड़ जाए, काहली हो, वो उसको दूर करने के लिए आप शिद्दत जो है वो मौसम में है। सर्दी अगर आती है तो बहुत शदीद सर्दी आती है, गर्मी आती है तो बहुत शदीद गर्मी आती है, एतदाल नहीं है। ठीक है, तो इसमें इंसान को एनर्जी चाहिए उससे मुकाबला करने के लिए। तो आज सुबह ही जो है वो गुरु हमारे साथ डी ग्राउंड में मौजूद थे, और उन्होंने एक बात की, देखें जो फॉरवर्ड बैंड है ये एनर्जी लाने के पोज हैं,
झुकने के पोज, इससे इंसान एनर्जेटिक होता है, झुकने के पोज। तो अल्लाह ताला ने हमें 5 दफ़ा झुकने का हुक्म दिया है। बेशक बेशक। तो अगर हम फॉरवर्ड बैंड सीख लें, हम जो फॉरवर्ड बैंड करते हैं वो ठीक फॉरवर्ड बैंड नहीं है। आप अगर देखें तो रुकू के अंदर जो फॉरवर्ड बैंड की बाकायदा डिटेल बताई गई है, वही योग में बाकायदा पूरी उसी डिटेल से फॉरवर्ड बैंड है। अगर हम उसको उस तरह से करना शुरू कर दें तो हमें जो है वीकनेस फील नहीं होगी, कभी सुस्ती नहीं होगी, कभी हमें जो है वो चीज़ें हमारे ऊपर हावी नहीं होंगी। और अगर ये वाला इंसान का मामला हो जाए कि चीज़ें हावी नहीं होंगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि इंसान की जो है वो एज बढ़ सकती है, उसके चेहरे पे आ सकती है। या हमेशा इंसान के चेहरे पे एज तब आती है जब वो मसाइल का मारा होता है, मसाइल का शिकार होता है, चीज़ें उसके ऊपर हावी हो जाती हैं और वो रिलैक्स नहीं होता मेंटली। इसी से ताल्लुक आपके इम्यून सिस्टम का है। अगर आप मेंटली रिलैक्स नहीं है तो आपका कभी भी इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं हो सकता। इम्यून सिस्टम के लिए बहुत हार्ड एक्सरसाइजेस करने से इम्यून सिस्टम बेहतर नहीं होता। अगर आप बददिली से कर रहे हैं, अगर आपके अंदर बददिली आ गई एक्सरसाइज करते हुए, खाना खाते हुए, किसी से मिलते हुए बददिली, तो आपका इम्यून सिस्टम जीरो हो जाएगा। अच्छा, बाज़ औक़ात यूं भी तो होता है ना कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और होता है, तो उस ध्यान को एक्सरसाइज में लगाने के लिए भी कोई ना कोई एक्सरसाइज होगी। इसके हवाले से मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ योगी विजाज साहब मौजूद हैं और मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। योगी साहब, एक बात करने को आपने मना किया था, लेकिन मैं वो फिर से करना चाहता हूं। आप गरीब बच्चों के लिए कुछ खिलौनों का काम जो है वो करते हैं, लेकिन आपने मना किया था कि ऑन स्क्रीन आके आप इस तरह की बात करते भी नहीं है। लेकिन इसके पीछे की कहानी मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताइएगा आखिर वो क्या बात है। लगता है किसी ने सरगोशी की। सरगोशी तो हुई है, लेकिन बताएं कि इसके पीछे राज क्या है, ये बात क्या है, लोगों को बताना चाहिए, वो भी जानना चाहते हैं। जब मैं 2 साल का था तो मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। मेरी वालदा पढ़ी लिखी खातून नहीं थी, तो घर में एक हालात बहुत ही ख़राब हो गया। मेरी वालदा ने मेरी ज़िंदगी, जो मैंने ज़िंदगी बसर की है, अपनी वालदा को दुख में देखा है बचपन में। और उन्होंने मुझे जो पाला है वो कपड़े सी के पाला है, तो लोगों के कपड़े सी के पाला है। अब ऐसे हालात में जब वो कपड़े सी रही हैं, जब घर में खाने को कभी मिला कभी नहीं मिला, कई ऐसे दिन गुजरे हैं हमने खाना भी नहीं खाया, और खाया तो चने खा लिए, पानी पी लिया, रोटी सूखी मिल गई। कहीं तकरीब में गए तो बड़ा पेट भर के खाया कि एक वक्त 2 वक्त घर में भी ना खाना पड़े। मेरा तो पेट खराब हो जाता था, मैं कहीं जाता तो इतना खाता था कि घर में तो कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं खाता रहता। ऐसे हालात में देखें, जब बच्चा छोटा भी हो ना तो वह हसास हो जाता है। मैंने अपनी माँ से खिलौना कभी नहीं मांगा, वो दे नहीं सकती थी, खाना नहीं मिलता था तो खिलौना कहाँ से मिलता। पहले खाना लेते हैं फिर खिलौना मिलता है। आज तो मैं देखता हूँ बच्चों के नसीब अच्छे हैं कि हाथों में खिलौना लेके वो खाना खाने जाते हैं। हम तो कभी भी ऐसा नहीं कर पाए। तो मैंने अंदर एक बच्चा था, वो बच्चा रोता था, तड़पता था, खिलौनों को देखता था, तो मुझे ये नहीं पता कि इसको क्या कहते हैं। मैं किसी का खिलौना उठा के ले आया, बाद में पता चला कि इसको चोरी कहते हैं। मुझे तो लगा कि इसके पास खिलौना है तो इसको भी दिया है तो मेरे पास भी होना चाहिए। जो टूटा फूटा था, बहुत ही, आज के बच्चे तो मैं कहता, आप तो रद्दी वाले को भी दें तो वो फेंक देगा, कुछ ऐसी कोई चीज़ थी। मेरी वालदा ने मुझे बहुत मारा, बहुत मारा, इतना मारा है कि आज भी मेरी वालदा कभी कभी कहती हैं तुम बोला मत करो, तो ये वाकई मैं नहीं बताता हूँ। वो कहती मुझे तकलीफ होती है कि तुम जब बोलना शुरू करते हो तो मैं तड़प जाती हूँ, मैंने पता नहीं कितना मारा होगा। कहती मुझे याद नहीं है, पर मुझे याद है, मैं कभी नहीं भूला, क्योंकि मेरे अंदर एक गुल्लू बैठा हुआ है। ये मेरा निक नेम है, मैंने आज तक टेलीविजन पे ये निक नेम नहीं है। वो गुल्लू रोता है, उस गुल को जो है ना लू लग गई है, इस जमाने ने लगाई है। उसकी पिटाई इतनी खतरनाक थी उस वक्त की कि उसने, बच्चे ने फैसला किया था वो कभी इस चीज़ों का हाथ नहीं लगाएगा, खिलौनों की, इससे पिटाई लगती है। तो मैं अक्सर खिलौने के वक्त अपने हाथ पीछे बांध लेता था, मैंने कभी किसी के खिलौने के हाथ नहीं लगाया। मेरा पूरा बचपन बगैर खिलौने के गुजरा है। फिर जब मैंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और इंजीनियरिंग में मुझे जॉब मिली, प्रोबेशनरी पीरियड की पहली तनख्वाह मिली 1360 रुपये, तो मेरी अम्मी ने 1000 रुपये रख के 360 रुपये मुझे दिए। मेरा पहला काम था कि अपने पैसों से लस्सी पीने जाऊँ। मुझे लस्सी बहुत पसंद है, मैं बलाई डाल के, बलाई निकाल के नहीं, बलाई, खूब बलाई होनी चाहिए। मैं बलाई वाली लस्सी पीने गया, एक गिलास पिया, दूसरा गिलास पिया,
अब वो दूसरा गिलास पूरा यहां तक आ गया, यहां तक लोगों के आते हैं, मेरा यहां तक आ गया, भर गया। और मुझे इतना मजा आया, जैसे उस मजे में मैं निकला तो बराबर में एक खिलौने की दुकान थी, मेरे पैर वहां जम गए, मैं वहां से हटा ही नहीं। अब मैं चोरी के बगैर भी खिलौने खरीद सकता था। मैंने दूसरा खिलौना अपनी जिंदगी का अपने पैसों से खरीदा। एक पहला चोरी का, दूसरा अपने पैसों का। और कब? जब मैं जॉब कर रहा हूं। फिर मैं वो घर ले आया, मुझे खुद भी अजीब लग रहा था, लेकिन छोटी सी कार थी, वो जो पुरानी बनी तो दवा तो दब जाती थी, वो वाली कार थी। ले आया जी, और वाकई मैंने हूं करके घर में चलाया भी। मेरी वालदा भी हंसती रही, क्या कर रहे हो? और वो उनको वो बात तकलीफ दे रही थी कि ये खिलौने के मामले में ये वो वाली बात ना बोले, तकलीफ पिटाई वाली। थोड़ी देर खोला होगा, मैंने फिर किसी बच्चे को दे दिया। मैं हर महीने एक खिलौना खरीदता था, हर महीने उससे थोड़े दिन रखता था और फिर उसके बाद बच्चों को बांट देता था। क्योंकि मेरा अंदर का जो गुल्लू था ना, वो मुझसे कहता था अब तो ले आओ, अब तो पिटाई नहीं लगेगी। मैंने उसको मनाने की बड़ी कोशिश की, वो मान के नहीं दिया। उसने कहने मैं नहीं मारूंगा, पीटा बहुत था, मारा बहुत था। वो मुझे तंग करता था, मुझे चुपता था। मैं चीजें भी लाता था, मैं कपड़े लाता था, लेकिन मुझे वो बच्चा मुझे तंग करता था सोते में। कहता तो नहीं, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मुझे मनाने के लिए कुछ दो। तो बच्चों को मनाने के लिए मिठाई देते हैं, खिलौने देते हैं ना। फिर मैंने सोचा ये एक खिलौने से मान नहीं रहा। तो मुझ जैसे पता नहीं कितने गुल्लू जो हैं इस माशरे में घूम रहे होंगे, जो चोरी करेंगे सिर्फ अपने खिलौने के लिए। तो हो सकता है कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। तो जब मैं योग की तरफ आया तो मैंने अपने स्टूडेंट के यहाँ जाके देखा तो मेरी रूह तक कांप गई कि उनके इतने प्यारे प्यारे खिलौने कोनों में पड़े होते थे। रिमोट जहाज पड़ा है जिसको देख के मैं डरता था, जबकि मैं उस वक्त ऑलरेडी इंजीनियरिंग में योगा सिखा रहा था, प्रोग्राम करता था, ठीक ठाक पैसे मिलते थे। यार ये बच्चों को कदर नहीं है। तो एक दिन मैंने उनसे कहा कि ये खिलौने आप मुझे दे दें, तो मैं उनके इंजीनियर हूं, रिपेयर करके बना दूंगा। और ये सिलसिला अचानक चल निकला। तो अब मुझे खिलौने मिलने लगे, मैं खिलौने लेता टूटे फूटे, उनको रिपेयर करता और अपना खिलौना उसमें डालता और वो बच्चों में बांट देता। अब ये खिलौना एक नहीं मिलता था, ज्यादा मिलने लगे। तो मेरे अंदर का जो गुल्लू था ना, वो अब एक खिलौने से नहीं खेलता था, वो उन टूटे रिपेयर किए हुए खिलौनों से भी खेलने लगा। वो लग गया खेल में। मुझे उसने तकलीफ देना छोड़ दी। जब उसने तकलीफ देना छोड़ी तो मेरी तरक्की वहां से शुरू हुई। मैं अपना काम बहुत अच्छी तरह किया, ये योग में लगा, ये लगा ना, वो बचपन की तकलीफें जो थी हटी। फिर मैंने सोचा कि यार ये काम चलता रहा तो इसको मुनज़्ज़म करता हूं। तो फिर मैंने टॉय फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान बनाई। टॉय फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान टूटे हुए पुराने खिलौने खरीदती है, लेती है, उनको जोड़ती है और मुफ्त में लोगों को बांट देती है, बच्चों को बांट देती है। हम कोई पैसा नहीं लेते। हराम है फाउंडेशन के लिए चंदा लेना। चंदा हमारे लिखा हुआ है, वी डोंट नीड योर फाइनेंशियल सपोर्ट, वी नीड योर ओल्ड एंड ब्रेकन टॉयज। हम ब्रोकन टॉयज लेते हैं और हमारा स्लोगन यह है कि हम खिलौने ही नहीं, बच्चों के दिल भी जोड़ते हैं। ये बहुत 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 बड़ी आज आपने बात बताई और मुझे नहीं पता था कि आपके अंदर एक इतनी बड़ी हस्ती छुपी हुई थी। और आपने यकीन जानिए ये जो काम कर रहे हैं, और ये बहुत बहुत बड़ा काम, बहुत। देखो बेटा, वो बहुत बड़ा है, उसके खजाने इतने बड़े हैं कि अगर हम उसको लूटने भी चाहें ना, तो हम जैसे कम वक्त उसको लूट के भी लूट नहीं सकते। सब कुछ लेके हमें मिल गया, वो हंसेगा कि तूने तो अशीर भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया मेरे पास से। उसके बहुत बड़े खजाने, तो वो फिर हमें दुख क्यों देगा? मैं समझता था ये दुख मिले। मैंने कहा ना मेरी मोहब्बत तकलीफ में रही, मैं सब समझता था। जब खुदा किसी से मोहब्बत करते हैं ना, और वो सबसे करते हैं वैसे, तो फिर वो उसको संभाल के रखते हैं। वो मुझसे कोई काम लेना चाहते थे ना, तो ये जो वाकया हुआ था ना चोरी का, खिलौनों का, ये अलबत्ता मेरी तरबियत थी फर्स्ट। अगर मैं उसको खिलौने मिल जाते तो मुझे किसी का दुख नहीं होता। वो दुख उस बच्चे के गुल्लू को दिया गया कि तुम ये दुख ले लो, और जब तुम योगी वजात बनो तो इस गुल्लू के दुख को योगी वजात बन के तुमने पूरा करना है, क्लियर करना है। मैं उस बच्चे के दुख को दूर करने के लिए हर बच्चे के दुख को दूर करता हूं, क्योंकि हर बच्चे के अंदर मुझे गुल्लू नजर आता है। हर बच्चे के अंदर ऐसा बच्चा नजर आता है जो दूसरों के खिलौनों को देख के तड़पता है। मैं चाहता हूं कि रेडी वाले का बच्चा, वो जो गेट पे खड़ा हुआ है, गार्ड खड़ा है, उसका बच्चा, वो बच्चे चोरी ना करें। तो मैं उन बच्चों के लिए मांगता हूं, भीख मांगता हूं लोगों से कि आपके बच्चे जो खिलौने फेंक रहे हैं और जो आप रद्दी पेपर वाले को दे रहे हैं, अब उनको ना दें, हमें दे दें। तो मेरे पास, यानी मैं आपको बता नहीं सकता, केजी, मैं किलो में देखता हूं कितने किलो खिलौने आते हैं, कपड़ों के, वैसे खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक्स के। और इट इज ग्रेट ऑनर फॉर मी टू टेल यू
कि मुझे अमेरिका के मैकडोनल्ड ने पूरा एक कंटेनर, जहाज का एक कंटेनर भर के खिलौने भेजे थे, जो मैंने पूरे बांटे हैं। उस जमाने में इंडस होता था और फॉक्सी होती थी मेरे पास, तो मैं जब बैठ जाता था तो मेरे बच्चे पीछे से आगे से खिलौने भरते थे, बाद में वो गेर में भी आ जाते थे, मैं हटा हटा के रखता था। और जब मैं जाता था तो मैंने कई जगहों पे अपनी गाड़ी खड़ी की और दरवाजे खोल दिए और मैं वहां से हट जाता था। जितने फकीर बच्चे मैं कहता, और जो उठाने है उठा के ले जाओ। जरा सी देर में वो तो बच्चे बड़े भी आगे चीजें उठा रहे होते थे। मैंने कई दफा ऐसा किया कि रोड पे अपनी फॉक्सी में खिलौने भरे, रोड पे छोड़ दिए और मैंने कहा हट गया, जिसको उठाना है उठाओ, जितने उठाने हैं। आप जाएं तो ऐसे बहुत से लोग, ठेले वाला, वो कुल्फी बेचने वाला, वो मेहनत कर रहा है। और खास तौर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ईद का दिन होता था, जो त्यौहार का दिन होता था, उस दिन मेरे बड़े मजे होते थे। मैं घर में कई चक्कर लगाता था, सुबह गया फिर आया फिर गया, मैं खिलौने लेता था। और उस दिन जो मुझे गुब्बारे वाला होता था, मुझसे पूछता था ईद है तुम मनाने क्यों नहीं जाता? साहब हम बचपन बच्चों को कमाने निकले, तो उस दिन जो कमाने निकलता था मैं उसको ढेरों खिलौने देता था कि यार ये ले लो, जाओ अपने बच्चों को खिलौने दो। वो कहता साहब ठीक है। फल वाले को देता था। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को दिया है। जब मैं दोबारा गया ना तो उन्होंने कहा भाई वो बुरा तो नहीं मानोगे, आपने हमें खिलौने दिए लेकिन मेरी बेवा बहन घर पे रहती है, उसके भी बच्चे हैं, अभी वो मेरे बच्चों के साथ लड़ाई करते हैं। वो मसला ही नहीं है, वो हमारी बहन है। उस टूटे हुए खिलौने ने न जाने मेरी आगवत में क्या रोल करेंगे मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं आज भी बड़े फख्र से कहूँगा कि उस वक्त मैंने चोरी नहीं की थी, अल्लाह ने मुझसे कराई थी कि नालायक जरा हो जा सही, बाद में ये बच्चों से चोरियां ना कराना। अगर मैं खुद ना करता तो मुझे पता ना चलता कि ये बच्चे ये भी कर सकते हैं। बच्चा तो मासूम होता है ना, उसे तो इन चीजों का नहीं इल्म होता। बस यही ये हुआ। तो तरबियत लेकिन बाद में की जाती है। ये वाकया मेरी जिंदगी का है। और अक्सर लोगों से मैं कहता हूं कि जब तुमसे कुछ चीज छिन जाए तो ये मत समझना वो छिनी है, हो सकता है रब वहां तुम्हें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बेशक ये आपने बिल्कुल बात ही की। और बात का रब बेहतरीन से नवाजने के लिए बेहतर जो है वो आपसे ले लेता है। तो ये अल्लाह ताला की रजा है और अल्लाह ताला के रास्ते हैं। और मैं बिल्कुल इस चीज से आपकी 100% एग्री करता हूं कि वो जो वाकया उस वक्त हुआ था उसके पीछे कोई ना कोई बात थी जो कि बाद में आपको उस तरफ लाया गया और ये तमाम मामला जो है वो शुरू हुआ। और अब हजारों नहीं लाखों बच्चे होंगे जो कि इससे मुस्तफीद हो रहे होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के शो में आने के लिए। बड़ा मुफीद सेशन रहा आपसे योगी विजाज साहब गुफ्तगू का। योगी नईम आपका बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। तो नाज़रीन इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।